चिन्मय इसको ज्वाइन कर। और खिचड़ी है वो पहले खा लेते हैं। नाही त्या पण ड्रेस अजून पुसून मैंने कहा ठीक है सर, मैं बात करती हूँ उससे। अब मैं मैथ्स की क्लास को स्टार्ट कर ही देता हूँ, नहीं तो फिर ये और बिल्कुल ही चला जाएगा। सर ने नहीं, मैंने कहा ना सर ये स्कूल से पढ़ रहा है, अपना चल रहा है, इसका बढ़िया चल रहा है। I request everybody to please mute their microphones within 5 minutes. Please mute. Please mute yourself. रिकॉर्डिंग recorded है लेकिन आवाज नहीं आ रही ना? चालू होने का है? हाँ, अभी चालू होने। एग्जैक्टली हम 2 बजे शुरू करेंगे। गुड्डी बुआ को अपन ज्वाइन कर रहे हैं। आप सब लोगों से निवेदन है कि हेलो निशा। हेलो निशा मैम। हेलो। मैं इतनी जल्दी करके आई हूँ ना आपकी क्लास लेने की वजह से, इतनी जल्दी भागकर। आई एम सो एक्साइटेड फॉर टुडे, रियली। Thank you so much. Definitely, I think you have attended my previous program, so you will find many repeated things here. Because this is the same program we are repeating on demand of the public that they missed last time. Definitely some new things will be there, but definitely this is going to be a repeated program for joining again. So Preeti loves you. प्रफुल्ल भैया, आपकी आवाज, आप एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्रफुल्ल भैया। यस, अब आप, बट आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रफुल्ल भैया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी हमारी एक फॉर्मेलिटीज है, हमारे समाज के लोग हमसे जुड़ रहे हैं, तो आपकी फॉर्मेलिटीज आपकी ओर से आप शुरू करें। लेकिन आपकी आवाज मैं नहीं सुन पा रही हूँ बिल्कुल भी। प्रफुल्ल भैया, क्या आप लैपटॉप पे है या आप मोबाइल पे है? आप लैपटॉप पे हैं तो लैपटॉप का आप वॉइस देखिए, लैपटॉप का वॉइस। लाइट बंद कर दो क्योंकि हमारे पास अब केवल 2 मिनट है। प्रफुल्ल जी 12 का आप इस पे आइए लाइन पे।
कर रहे क्यों करोगी? अभी आ रहा है आवाज? हाँ, अब आपकी आवाज आई है, अब हम आपको सुन पा रहे हैं। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच निशा जी। शुरू करें हम? हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली अब हमारे पास 1 मिनट बाकी है, तो आप प्रोटोकॉल शुरू कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने इस सामाजिक कार्य के लिए मुझे यहाँ पे जोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और कोशिश पूरी रहेगी कि हम कुछ समाज के लिए अच्छा कर पाए, कुछ विचारधाराओं को बदल पाए, कुछ रिश्तों को जोड़ पाए, कुछ घरों में कुछ चेहरों पे मुस्कुराहट ले आए। तो हमारी कोशिश आज की अगले 1 घंटे में यही रहेगी। थैंक यू निशा जी। पहले तो मैं जैन सोशल ग्रुप नासिक की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक्चुअली मैं सबको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ कि निशा जी लगभग 20 साल से इस लाइव कोचिंग कर रही है, और बहुत सारे सब्जेक्ट को लेके उन्होंने बहुत सारों के जीवन में सुधार लाया है। और आज हमारा सौभाग्य है कि जैन सोशल ग्रुप नासिक के सभी सदस्यों के लिए आज उन्होंने हमें ये समय दिया है, और एक बेहतरीन सब्जेक्ट को लेकर जो हमारी रिलेशनशिप, हमारी फैमिली बॉन्डिंग पर डिपेंड है, ऐसे एक सब्जेक्ट हेल्दी रिलेशन को लेकर वो आई है। मैं उनका जैन सोशल ग्रुप नासिक की तरफ से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ पर हमारे साथ काफी हमारे मेंबर जुड़े हैं, उनका भी मैं यहाँ पर शुक्रगुजार हूँ। ये एक शुरुआत है, और ऐसा अगर हम आगे भी अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हमारे लिए कर सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए हमारे अध्यक्ष प्रवीण संचिती जी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, और हमारे पूर्वाध्यक्ष जिन्होंने ये प्रोग्राम करने के लिए हमें सहमति दी, उनका सबका शुक्रगुजार हूँ। और बहुत ज्यादा समय न लेते हुए मैं निशा जी को ये प्लेटफॉर्म सौंपता हूँ। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच प्रफुल्ल भैया। अच्छा लग रहा है आपको और वैशाली भाभी को बहुत दिनों बाद स्क्रीन पे देख के। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। यदि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो हेल्दी रिलेशन की स्पेलिंग आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि कहीं गलती हो गई है, या स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, या स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कहूंगी, लेकिन लिखने में कहीं गलती हुई है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हेल्दी रिलेशन माने हील दाई रिलेशन। आध्यात्मिक रूप से यदि हम देखें तो आप सभी से निवेदन है, आप सभी से निवेदन है कि म्यूट करें अपने आप को, म्यूट। जो लोग भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं चेक करें और अपने माइक्रोफोन को म्यूट पे रखें प्लीज। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। होस्ट से निवेदन है कि म्यूट ऑल कर दें। निशा आप भी सबको म्यूट कर सकते हैं। Yes, You can also do it. I know. I'm requesting my host partner to mute all, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है हर चीज यदि मैं हैंडल करूंगी तो मैं शायद उस फ्लो में बात नहीं कर पाऊंगी। So I'm requesting my host. Okay, so let's move forward. Heal thy relationship. दुनिया में ऐसा माना जाता है कि हमको भगवान ने जब इस धरा पे लाया, इस पृथ्वी पे हमने जन्म लिया, तो भगवान ने हर चीज हमारे अंदर दे दी है। यदि हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे हमें कोई बीमारी होती है, चाहे हमारे रिश्तों में प्रॉब्लम आती है, चाहे हमारे किसी भी एस्पेक्ट में, चाहे फाइनेंशियल एस्पेक्ट में, चाहे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में, किसी भी एस्पेक्ट में जब प्रॉब्लम आती है, तो इस प्रकृति ने हमें वह ताकत दी है कि हम खुद ही इन चीजों को ठीक कर ले। क्योंकि मैं क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूँ, तो मैं आपको बताऊं कि दुनिया में कोई भी दवाई आपको ठीक नहीं करती है। आपकी जो मानसिकता है, आपकी जो थॉट प्रोसेस है, आपके जो विचार है, वो आपकी तबीयत को भी ठीक करते हैं, आपके रिश्तों को भी ठीक करते हैं। आपको लगता है आप अपने रिश्तों को और आप अपनी तबीयत को, अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए बाहर चीजें खोजते हैं, लेकिन आप जब तक चीजों को बाहर खोजोगे
जब तक आप देखोगे कि मैं पैसा कमा लूंगा तो शायद कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे बच्चे मेरे से जुड़ जाएंगे, मेरे रिश्ते मेरे से जुड़ जाएंगे, मैं आपको बता दूं, आप बाहर कितना ही पैसा बना लीजिए, आप कितनी ही एक्सरसाइज कुछ भी कर लीजिए, कभी कोई कुछ नहीं जुड़ सकता है। आपसे व्यक्ति तभी जुड़ सकता है जब आप अपने अंदर जाओगे। जब आप खुद से प्यार करोगे तो दुनिया आपसे प्यार करेगी। जब आप खुद अपनी गलतियों को ठीक करोगे तो लोगों का आपकी ओर देखने का नजरिया ठीक हो जाएगा। क्योंकि अभी हमको लगता है सामने वाले का नजरिया बदलेगा तो मेरा रिश्ता ठीक हो जाएगा, सामने वाला अपनी गलती ठीक करेगा, वो गलत है। लेकिन जब मैं देखूंगा यदि मुझे अपने रिश्तों को ठीक करना है तो कोई और तीसरा व्यक्ति मेरे जीवन में आके मेरे रिश्तों को ठीक नहीं कर सकता, केवल मैं और मैं। इसीलिए हम कहते हैं हील डाई, मतलब खुद अपने रिश्तों को ठीक करें। तो आइए इस जर्नी की, इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। मैं यात्रा क्यों कह रही हूँ इसे, क्योंकि मेरी लाइफ का मकसद है। यदि आपकी लाइफ का मकसद ना हो ना, यदि वही सुबह उठना, खाना बनाना, सबको खुश करना, यदि वही आपकी लाइफ का मकसद है तो आप अपनी लाइफ का पर्पस पूरा नहीं कर रहे हो। आप इस धरा पर जिस कारण आए हो वो आप पूरा नहीं कर रहे हो। जब आप मैं से ऊपर उठ के जब आप काम करते हो, स्वार्थहीन होकर आप जब काम करते हो, तब जाकर आप अपने लाइफ के पर्पस के लिए काम करते हो। तो मेरी लाइफ का पर्पस क्या है? मेरी लाइफ का पर्पस है मेरे आसपास जो भी रिश्ते बिखर रहे हैं, जो परिवार बिखर रहे हैं, जो अपने अपनों से दूर जा रहे हैं, मैं यदि वो मेरे पास आते हैं, मैं खुद जाकर नहीं ला सकती, हर एक के घर में नहीं जा सकती, लेकिन वो मेरे पास आते हैं, निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगी उन रिश्तों को रिनोवेट करूं। रिनोवेट कैसे करेंगे ये बात की बात है, लेकिन रिनोवेट करूं। नर्चर अंडरस्टैंडिंग, यदि थोड़ी सी समझदारी लोगों में बढ़ जाए, यदि थोड़ी सी एक दूसरे के प्रति सौहार्द बढ़ जाए तो अपने आप रिश्ते ठीक हो सकते हैं। तो मेरी लाइफ का मिशन है मैं लोगों की अंडरस्टैंडिंग को नर्चर करूं। कल्टिवेट हैप्पीनेस एंड डोनेट स्माइल। जो व्यक्ति मुझसे जुड़े चेहरे पे हमेशा एक मुस्कुराहट हो, जो व्यक्ति मुझसे जुड़े वो हमेशा खुश रहे, ये मेरी लाइफ का मकसद है। मैं इसके लिए जी रही हूँ, इसलिए मैं इसे यात्रा कहती हूँ, क्योंकि इस यात्रा में रोज मैं लोगों को जोड़ती हूँ और लोग मुझसे रोज जोड़ते हैं। तो आइए मैं आपको भी आमंत्रित करती हूँ कि आप मेरी इस यात्रा में जुड़े, और मैं तो आपको हेल्प करूंगी, लेकिन जब आप खुश होंगे तो आप भी और 10 लोग यात्रा की बात करते हैं। जिसके घर में बच्चे चिल्ला रहे हैं, कोई बात नहीं, बच्चे हैं तो चिल्लाएंगे ही, वो तो शैतानी करेंगे, केवल आपको बदलना है, आपको अपना जो माइक्रोफोन है वो म्यूट पे रखना है। व्हाट इज रिनोवेशन एंड व्हाई रिनोवेशन? रिनोवेशन है क्या और क्यों जरूरी है? जब हम कहते हैं रिश्तों को रिनोवेट कीजिए तो ये जरूरी क्यों है और ये क्या है? आप कई सालों से 10 साल 20 साल से एक घर में रहते हो और आपको लगता है यार अब ये पर्दे ना बहुत पुराने हो गए, इसको बदल देना चाहिए, अरे ये बेडशीट अपना, कोई आता है उतनी देर के लिए तो सब कुछ बहुत अच्छा कर लेते हो, लेकिन फिर वैसे ही हो जाते हो। फिर आपको लगता है यार बहुत दिन से ना ये ड्राइंग रूम का सोफा ही पड़ा है, चलो थोड़ा सा इसको, आप थोड़ा थोड़ा बदलते हो, लेकिन 3-4 साल में एक बार आपको लगता है यार दीवारों का रंग अब तो बदलना पड़ेगा, अब तो ये बहुत दिन से देख के बोर हो रहा है, ये उखड़ रहा है, ये पुराना हो रहा है, इसमें डैमेज हो गया है, इसमें कीड़े लग रहे हैं, अब हमको बदलाव की जरूरत है। जब आप उस घर में, एक जैसे घर में रहते रहते उदासीन हो जाते हो, तो आप उसमें कुछ नयापन लाने की कोशिश करते हो, उसकी एनर्जी को, उसकी ऊर्जा को बदलते हो, घर का कचरा साफ करते हो। हर दिवाली आप घर का कचरा साफ करते हो, क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है जहां घर में बासीपन होगा वहां पर लक्ष्मी का वास नहीं होगा, वहां खुशियों का वास नहीं होगा। आप रिनोवेट करते हो तो ताकि नयापन हो, घर में खुशहाली छाए। आप सब चीज जो बाहरी चीजें इनको तो करते हो, लेकिन आप रिश्तों में जो बासीपन आता है, आपसे विनम्र निवेदन है। मैम, there's lot of disturbance. वीडियो स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। Yes, I know it's a lot of disturbance. I'm helpless because even I'm muting them, they are keeping themselves.
Anjali, can you mute yourself, please? Okay, but I know there is no disturbance at your home. I know very well, but still, and others also, I request, please mute yourself, because it's not only disturbing me, but those who are really keenly observing. Okay, so why renovation? Because हमें नयापन चाहिए. अच्छा, renovation क्यों हम उसी घर में नहीं रहना चाहते? देखिए, दो ही ऑप्शन है. यदि मैं अपने घर से उठ चुकी हूं तो या तो मैं घर ही बदल लूं या घर को रिनोवेट कर लूं. लेकिन क्या रिश्ते ये ऑप्शन देते हैं? नहीं, रिश्ते हम बदल नहीं सकते, केवल रिनोवेट कर सकते हैं. रिश्तों को हम केवल रिनोवेट कर सकते हैं, बदल नहीं सकते. लेकिन रिनोवेशन का प्रोसेस क्या है? रिनोवेशन का प्रोसेस बहुत सिंपल है. पहले तो हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि क्या मेरा पूरा घर मुझे रिनोवेट करना है या कुछ पार्ट रिनोवेट करना है, केवल फर्नीचर रिनोवेट करना है, केवल मुझे पीओपी रिनोवेट करना है. पहले हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, पहले हम नीड एनालिसिस करते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्या ऐड करना है, केवल ऐड करने से चीजें ठीक हो जाएगी या केवल ऑल्टर करने से चीजें ठीक हो जाएगी, या कुछ चीजों को मैं अवॉइड कर दूं तो चीजें ठीक हो जाएगी. दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिनोवेशन. लेकिन हम रिनोवेशन कब करते हैं? हम रिनोवेशन के समय किस चीज का ध्यान रखते हैं कि जो मेन स्ट्रक्चर है, जो फाउंडेशन है, वो डिस्टर्ब नहीं करते, जो मेन पिलर्स है उसको डिस्टर्ब नहीं करते, और एक्सटर्नल फैक्टर जितना पॉसिबल है उतना चेंज कर सकते हैं. और क्या करते हैं? कई बार हम जितना समय सोचते हैं कि 15 दिन में रिनोवेट हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, वो उतने दिन से हमने जो एक्सपेक्ट किया था उससे कई ज्यादा दिन ले लेता है. और इसलिए इस प्रोसेस को करते समय हमें टाइम भी लगता है और पेशेंस भी लगता है. तो डियर फ्रेंड्स, जब एक घर के लिए हम इतना सब कर सकते हैं, जब एक घर के लिए इतना दिमाग लगा सकते हैं, जब घर को रिनोवेट करने के लिए पेशेंस रख सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, तो क्या हम अपनी जिंदगी, जो सबसे ज्यादा जिसकी खुशियां रिलेशनशिप पे टिकी हुई है, क्या हम उसके लिए ये सब करते हैं? आस्क योरसेल्फ. यदि करते हैं, हैट्स ऑफ टू यू, कंटिन्यू कीजिए. यदि नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि रिश्तों में कहीं बिखराव है, क्यों हमारे घर की बेटियां 6 महीने में रिश्ते तोड़कर वापस घर आ रही है, क्यों हम एक घर के बीच रहते हुए भी हमारे मन में दीवारें बनी हुई है, क्या ऐसा है कि पैसे की कमी नहीं है, हम अपने मन के मालिक हैं, फिर भी रिश्तों में टकराव है, रिश्तों में बिखराव है? आइए थोड़ा सा आत्मचिंतन करें, थोड़ा सा अपने आप को समझें कि हम आखिर लाइफ में चाहते क्या है. प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है, मेरे चुप हो जाने का मतलब है आप अपना माइक्रोफोन चेक कीजिए. मैं यदि कुछ मिनट के लिए चुप हो जाती हूँ, माइक्रोफोन चेक कीजिए. ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे आज के प्रोग्राम का? ऑब्जेक्टिव इज अंडरस्टैंडिंग लाइफ पोजीशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप रेकर्स एंड हाउ टू ओवरकम. रेकर मींस कौन सी ऐसी चीजें हैं जो रिश्तों को तोड़ती है, उसमें बिखराव लाती है. फॉर्मूला फॉर हैप्पी, हेल्दी, एंजॉयबल रिलेशनशिप. आज हम बहुत छोटे रूप में इन सब चीजों की बात करने वाले हैं. जब बड़ी बात करनी होगी, जब डीप में बात करनी होगी, तो और आगे कुछ वर्कशॉप हम कंडक्ट करेंगे, आप उसमें शामिल हो सकते हैं. मिरर. हम मिरर में देखते क्यों हैं? रोज हम मिरर में देखते हैं, चाहे उम्र कुछ भी हो. वो छोटा सा 3 साल का बच्चा है ना, वो भी जाके मिरर में देखता है, अपने आप के बहुत अजीब अजीब फेसेस बताता है, अपनी लाइफ पोजीशन को देखता है कि मैं कैसे दिख रहा हूँ, जब मैं गुस्सा करता हूँ तो कैसे दिखता हूँ, जब मैं ऐसे मुंह बनाता हूँ तो कैसे दिखता हूँ. क्या केवल हम मिरर में ही देखते हैं जब हम छोटे होते हैं? नहीं, हम कोई भी शाइनी प्लेस, जहां कोई चमकती हुई चीज हो, जहां पे मेरा लिफ्ट में हम जाते हैं, शाइनी एक कुछ चीज लगी होती है, वहां पे हमारा चेहरा दिखता है, तो वहां पे भी हम देखते हैं. हर जगह मिरर में देखते हैं. मिरर का हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है? मिरर, हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं दोस्तों.
मिरर हम केवल मेकअप करने के लिए और हमारा एक्सटर्नल अटायर, मैं कैसा, मेरा एक्सटर्नल आउटलुक हूँ, उसको देखने के लिए हम मिरर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि मिरर का इस्तेमाल इससे कई 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 गुना ज्यादा है। मिरर कहता है कि तुम जितना अपने आप को अंदर देखते हो, कभी उदास हो तो भी मेरे सामने बैठ लिया करो और देखा करो कि मेरे चेहरे में अभी क्या चल रहा है, मेरी सांसें कैसी चल रही है, उसका रिदम कैसे बदला है। मिरर में जब आप खुश हैं तब भी देख लीजिए कि खुश होता हूं तो मेरी एनर्जी कैसी होती है। मिरर का इस्तेमाल बहुत बड़ा है। मिरर से दोस्ती कीजिए, लेकिन कैसे करना है हम आगे देखेंगे। मिरर आपके सांसों की रिदम को बताएगा, मिरर आपके चेहरे के इमोशन को बताएगा, मिरर आपके दर्द को आपको समझाएगा। मिरर से दोस्ती कीजिए और रिश्तों को आप मिरर में देखकर भी बदल सकते हैं। मिरर आपको बताता है कि आप किस लाइफ पोजीशन से आपकी लाइफ को ऑपरेट कर रहे हैं। मिरर आपको बताता है कि आपके अंदर कितना दम है, कितना अहम है, कितना ईगो है और आप किस भाव से आप उसको देख रहे हैं और किस लाइफ पोजीशन से आप जी रहे हैं। लाइफ पोजीशन, एरिक बर्न जो है एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए हैं और उन्होंने बताया है कि हर इंसान, चाहे वो बच्चा हो, चाहे 80 साल का बूढ़ा हो, चाहे 100 साल का हो, चाहे कोई बिजनेस पर्सन हो, चाहे वो हो, हम अपनी लाइफ को 4 लाइफ पोजीशन से ऑपरेट करते हैं। जो व्यक्ति इस लाइफ पोजीशन को भी समझ लेगा, वो व्यक्ति अपने रिश्तों को 50% ठीक कर लेगा। आइए देखते हैं ये लाइफ पोजीशन क्या है। पहली लाइफ पोजीशन एरिक बर्न ने बताई है, आई एम ओके, यू आर ओके। दूसरी लाइफ पोजीशन बताई है, आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। तीसरी लाइफ पोजीशन है, आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। और चौथी लाइफ पोजीशन है, आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, यू आर नॉट ओके। बट ये ओके क्या है? ओके शब्द हम उठते, बैठते, सोते, जागते, जब मन में आए यूज करते हैं। ओके का मतलब क्या है? क्या आप लोग मुझे अपने चैट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि ओके माने क्या? What do you mean by okay? Yes, you can use your chat box and write there. What do you mean? अब कोई आपको पूछते हो कैसे चल रहा है सब कुछ? यार सब कुछ ओके है। यार बिजनेस कैसे चल रहा है? ओके। How are you? ओके। ओके माने क्या? What do you mean by okay? Okay. Yes. Good. Very good. Okay. So, okay is nothing but, exactly मैं आपको okay का meaning बता रही हूँ। What do you mean by okay? Okay is nothing but a being worthy of good in spite of all flaws. इस दुनिया में हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कमी है, हर सिचुएशन में कोई ना कोई कमी है, हमारी लाइफ में कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन इन सब कमियों के होते हुए भी मैं उसे स्वीकार करता हूँ। आई एम ओके। ठीक है, थोड़ा कुछ कम ज्यादा चल रहा है बट आई एम ओके। रिश्तों में थोड़ी गड़बड़ी चल रही है बट इट्स ओके। सो आई एम वर्दी ऑफ एंड आई एम गुड in spite of being flaws. Flaws माने कमियां। And this okayness gives you a confidence. This okayness gives you a contentment and direction for your life. It gives you that. So let's move. First position को समझते हैं। I am okay. You are not okay. Oh my God. जो भी कपल बैठे हैं ना, सब देखना अभी एक दूसरे के साथ शुरू हो जाएंगे। हम लोग इस पोजीशन से बहुत बार ऑपरेट करते हैं। अपने आप से पूछिएगा, जब मैं आपको एक एक उदाहरण दूंगी। आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। मेरा का किचन में खड़े हो, अरे तुमने बर्तन ठीक से, अभी देखिए क्योंकि घर में है, सारे लोग घर में है अभी, और हस्बैंड बेचारा बहुत अच्छे से आपको हेल्प करने आता है, वो काम करता है वो, लेकिन आपको उसके बर्तन रखे हुए पसंद नहीं आते और आप बोलते इससे अच्छा होता मैं ही कर लेती, तुमको तो ढंग से बर्तन नहीं दे, एक काम बोलते हो ठीक से नहीं। इसका मतलब मैं सही कर रही हूँ, तुम गलत कर रहे हो। आई एम ओके। अरे भाई वो तेरी हेल्प करने आया है,
उसने आज तक कभी 40 साल की उम्र तक ये काम नहीं किया है, आज वो कम से कम तेरी हेल्प तो कर रहा है, उसको रिकॉग्नाइज तो कर दे। लेकिन हम क्या, नहीं तुमको तो एक भी ढंग से काम नहीं आता, मैंने तुमको बोला था ना, तुमसे यही एक्सपेक्टेड था। और हस्बैंड क्या करते हैं, तुमको कभी कोई चीज समझ में आती है? नहीं, तुम तो कर ही नहीं सकती, क्योंकि हस्बैंड को लगता है मैंने दुनिया ज्यादा देखी है, मेरा जो विचार है, मेरा जो तरीका है, मैं जिस तरीके से मेरी वाइफ को कहता हूँ वो तरीका ठीक है। बच्चों के साथ भी हम यही करते हैं, क्योंकि हम फादर है, क्योंकि हमने कई सालों से हमको लगता है वो छोटे हैं, उनको दुनियादारी की समझ नहीं है, हमको ज्यादा अकल है, तो तेरा काम करने का तरीका ठीक है नहीं है, तेरे पढ़ाई करने की तरीका ठीक नहीं है। सो हम बहुत सारी चीजें इस पोजीशन से बात करते हैं कि मैं सही हूं, मेरा तरीका सही है, मेरे शब्द सही है, मेरे एक्सपेक्टेशन सही है और तुम गलत हो। और जब हम इस पोजीशन से काम करते हैं, हम दूसरों को ये बताते हैं, दूसरों को ये सोचने पे मजबूर करते हैं, दोस्त भी ये करते हैं, कहते हैं बहुत डोमिनेटिंग है भाई, पता नहीं इसको कैसे लोग झेल लेते हैं। हम समाज में जाते हैं तो हम जैसे ही लीडरशिप की पोजीशन पे आते हैं, हमको लगता है हम सीनियर हैं, हम ये कर रहे हैं तो हम सही है, दूसरा गलत है। सो दिस इज अ वेरी डेंजरस पोजीशन। अपने आप से पूछिए, क्या आप बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ, अपने बहू बेटों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने सास ससुर के साथ, आप जिस भी रिश्ते के साथ डील कर रहे हो, क्या आप इस पोजीशन में हो? क्या आप समझते हो कि दूसरा गलत है और मैं सही हूँ? और भले ही गलत हो सामने वाला, कोई यार, लेकिन मेरे बोलने का तरीका क्या है? तुम गलत हो। आस्क योरसेल्फ, क्या आप इस लाइफ पोजीशन से बात कर रहे हैं? इस लाइफ पोजीशन से जो बात करते हैं वो लोग क्या करते हैं? वो लोग हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं कि तुमने गलती कर दी, तुमसे तो इतना ही एक्सपेक्टेड था, तुमको सब्जी लाने बोला था, सब्जी देख के नहीं लाए, अरे सब्जी वाला तो तुमको ऐसे ही उल्लू बना देता है, तुमने फटाफट ऐसी ही सब्जियां डाल दी, देख के तो लाते। अच्छा, तुमने लाने बोली थी मिर्ची, अब मिर्ची लाने बोली थी और उन्होंने क्या किया, तुमको चाहिए थी मोटी वाली और थोड़ी सी लाइट कलर की मिर्ची, वो ले आए बारीक वाली मिर्ची। अरे ये वाली मिर्ची तो काम ही नहीं करेगी, इससे तो पेट जलता है, तुमको तो मिर्ची लाने बोला था, तुम तो ये लाए। अरे भगवान, वो तेरे लिए ले तो आए, तुम समझते क्यों नहीं हो? सो दे ब्लेम अदर्स फॉर एवरीथिंग। ऐसे लोगों के दोस्त बहुत कम होते हैं, भीड़ बहुत होती है उनके आसपास, लोग उनसे मिलते हैं, उनको लगता है कि वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन सच्चे दोस्त ऐसे लोगों के बहुत कम होते हैं। ऐसे लोगों में मैं अच्छा हूँ, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत होता है। ऐसे लोग दूसरों को बहुत जल्दी क्रिटिक पोजीशन में काम करते हैं, वो डोमिनेट करते हैं। आई एम राइट, मैं जो हूँ सही हूँ, मी, मैंने पता है ऐसा किया, मेरे पास तो मेरे बाप बाप ने कुछ नहीं दिया था, मैंने अपनी लाइफ में ये कर डाला, मैंने बिजनेस में ये कर डाला, मैंने दूसरे कस्टमर के साथ ये किया। वो हमेशा मी वाले बात करते हैं। इनकी मेन फीलिंग्स क्या क्या होती है, ये दूसरों को शो नहीं करेंगे कि मैं जलता हूँ, लेकिन अंदर इनके कंपैरिजन और कंपटीशन बहुत ज्यादा होती है। इनको गुस्सा बात बात पे आ जाता है, बहुत जल्दी इनका मूड स्विंग होता है और ये दूसरे को बहुत जल्दी नफरत करने लगते हैं। दूसरी पोजीशन, आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। इसका मतलब ये लोग हमेशा इंफीरियरिटी कॉन्फ्लिक्ट्स में होते हैं, ये हमेशा अपने आप को कम समझते हैं, इनमें दूसरों के सामने हिम्मत नहीं होती कि यदि मैंने कुछ बोल दिया और गलत हो गया तो, यदि मैंने कोई इनिशिएटिव लिया और यदि लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया तो। इनका सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। ये कुछ भी नया करने से पहले झिझकते हैं, बहुत लो कॉन्फिडेंस होता है, बहुत लो सेल्फ एस्टीम होती है, और ये इनके अंदर आइडियाज कितने भी अच्छे हो, लेकिन ये अपने आप को लोगों के सामने नहीं रखते। अपने परिवार में भी ये हमेशा लोनलीनेस में ज्यादा रहते हैं। ऐसे लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन में जाते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं और अपने आप को पावरलेस, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, एवरीबॉडी रिजेक्ट्स मी,
अपने आप को अनलव्ड फील करते हैं, मेरा कोई नहीं है, कभी तो कोई मुझे समझ ले, नोबडी अंडरस्टैंड्स मी, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं ये करूँ कि नहीं। यहाँ तक कि साड़ी भी पहनने के लिए निकालेंगे, ये पहनूंगी कि नहीं, वो पहनूं कि नहीं, ये काम करूँ कि नहीं, ये चीज यहाँ पे अच्छी दिखेगी कि नहीं। बहुत सारे कंफ्यूजन ऐसे लोगों में होते हैं। तीसरी पोजीशन है आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, मैं भी सही नहीं हूं और दुनिया भी सही नहीं है। ऐसे लोग हमारे समाज में कम देखने को मिलते हैं, लेकिन जो देखने को मिलते हैं उनको बहुत जल्दी काउंसलिंग की जरूरत है। ऐसे लोग बहुत होपलेस होते हैं, दुनिया से ऊब चुके होते हैं, रिश्तों से उनको बहुत ज्यादा हर्ट हो चुका होता है, उनको लगता है इस दुनिया में इनको सुसाइडल थॉट बहुत जल्दी आते हैं, ड्रग्स की तरफ बहुत जल्दी जाते हैं, स्मोकिंग की तरफ बहुत जल्दी जाते हैं। अच्छा, एक जो बेसिक इनका सिम्टम होता है, इनको बहुत जल्दी बुखार, टेम्परेचर इनके बॉडी का चेंज हो जाता है, बहुत जल्दी सांस फूलने लगती है, बीपी शुगर बहुत जल्दी शूट अप होता है, मूड स्विंग बहुत ज्यादा होता है। ऐसे लोग डिप्रेशन में जाते हैं, उम्मीदें खत्म हो जाती है, जिंदगी जैसी है वैसी चल रही है, ठीक है, ऐसे लोग ये लोग होते हैं। आजकल मेरे पास महीने में कम से कम 30 केसेस में डील करती हूँ। मैं आपको बताऊं, बच्चे भी इस कैटेगरी में आने लगे हैं। उसका रीजन है माँ बाप का ओवर एक्सपेक्टेशन। हम बच्चों की बात फिर कभी और करेंगे, आज हम कपल्स की बात करते हैं। और भगवान करे आप सब लोग इस कैटेगरी में हो। आइए देखिए ये सबसे अच्छी कैटेगरी कौन सी है। ये कैटेगरी है आई एम ओके, यू आर ओके, मैं भी अच्छा हूं, तुम भी अच्छे हो सकता है विचार अलग हो सकता है काम करने का तरीका अलग अलग हो सकता है मुझे फटाफट, एज मैं सास हूँ और मुझे हर चीज समय की समय पे चाहिए, सुबह जल्दी उठना, नहाने के बाद ही किचन में जाना। मुझे लगता है कि बहू एक बार दिन के काम पहले निपटा ले, फिर घूमे फिरे कुछ भी करे, लेकिन सुबह के काम सुबह हो जाए, पूजा के समय पे। मैं सही हूँ। यदि मैं बहू हूं तो मुझे लगता है कि मम्मी जी ने हर चीज में टोका टोकी नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे हस्बैंड ने मेरी मतलब उसको लगता है कि मेरे तरीके से जिंदगी जिए। हस्बैंड को लगता है मेरे तरीके से जिया जाए तो लाइफ ज्यादा अच्छी चलेगी। लेकिन आपको बताऊं, हर व्यक्ति इस दुनिया में यूनिक है, हर व्यक्ति अलग है। यदि हर व्यक्ति ये सोच ले कि मैं जो हूँ वो मेरा तरीका है और मेरे घर के परिवार के जो लोग हैं उनका सबका अपना तरीका है, कोई भी दो लोग एक दूसरे से मैच नहीं कर सकते हैं, तो क्या फर्क पड़ जाएगा यदि मैं सोचूं कि ठीक है मेरा काम डिसिप्लिन का है, मैं डिसिप्लिन से कर रही हूँ। संस्कार एक अलग चीज है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। करना चाहिए अच्छा, लेकिन यदि कोई नहीं कर पा रहा है तो क्या वो व्यक्ति पूरा गलत है? नहीं, व्यक्ति गलत नहीं होता है, उसकी आदत गलत हो सकती है, उसका बिहेवियर गलत हो सकता है, लेकिन व्यक्ति गलत नहीं होता है। हर एप्पल, चाहे आप 500 रुपए किलो का एप्पल ले ले, चाहे आप 1000 रुपए किलो का एप्पल ले ले, हर एप्पल में एक डॉट होता है। क्या हम उस एप्पल के डॉट को, उस थोड़े से रेड पोर्शन को काट के पूरा इस्तेमाल करते हैं या पूरा एप्पल फेंक देते हैं? तो जो इंसान होते हैं वो एप्पल की तरह होते हैं, हर एक में कुछ ना कुछ कमी होती है। तो यदि हमको रिश्तों में नयापन लाना है, रिश्तों को जोड़ना है, तो उस इंसान के उस कमी को छोड़ दीजिए और पूरे इंसान को स्वीकार कर लीजिए, और फिर देखिए लाइफ कितनी अच्छी है। तो जो व्यक्ति जैसा है वो व्यक्ति को स्वीकार कर लीजिए, उसमें मीन मेख मत निकालिए, हर चीज में कमी मत निकालिए, और ये अच्छा है। और जो लोग इस माइंड पोजीशन से चलते हैं कि मैं भी अच्छा हूँ, मेरे रिश्ते भी अच्छे हैं, मेरी वाइफ भी अच्छी है, मेरी सास भी अच्छी है, मेरी बहू भी अच्छी है, मेरे घर के लोग सब अच्छे हैं, मेरा पड़ोसी भी अच्छा है, समाज में जहां जाता हूँ वो लोग भी अच्छे हैं, जो अच्छी सोच के साथ जीते हैं उनको लाइफ में वो लोग बहुत कॉन्फिडेंटली जीते हैं। वो कभी किसी में मीन मेख नहीं निकालते, वो रिश्तों को जोड़ते हैं, लोगों का विश्वास उनमें जल्दी क्रिएट होता है, वो कभी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करते, वो हमेशा ठीक है गलती हो गई क्या, सॉल्यूशन क्या है, वो हमेशा ये देखते हैं। वो गलती पे बहुत देर तक चर्चा नहीं करते कि अच्छा
ये गलती हो गई, इसने ऐसा किया था, इसको ऐसा नहीं किया करना चाहिए था, इसको 50 बार पहले समझाया था, ये तो कभी सुन ही नहीं सकती है, ये तो कभी सुधर ही नहीं सकती है। हम पूरे दिन वो चर्चा करेंगे। हम फोन करके इमीडिएटली अपने रिश्ते वालों को, उसके पीयर वालों को, हमारे बेटियों को ये बताएंगे कि इसने ये मिस्टेक कर दी। भाई लेबल करने की, ब्रांडिंग करने की, एडवर्टाइजमेंट करने की क्या जरूरत है कि गलती की है भैया, हो गई है गलती, लिव इट, और ये देखिए कि सॉल्यूशन क्या है। और जिस दिन आप बिना एडवर्टीजमेंट किए सॉल्यूशन अपने घर के दीवारों के बीच निकालोगे, यकीन मानिए आपके रिश्ते बहुत खूबसूरत हो जाएंगे और आप मेंटली हेल्दी हो जाओगे। आपको चिंता नहीं होगी, आपको ब्लड प्रेशर, आपको शुगर नहीं होगा, आप हमेशा पॉजिटिव फील करोगे, आप हेल्दी रहोगे। आपके ना घुटनों में दर्द होगा, ना आपके शोल्डर में दर्द होगा, न कभी आपको किसी तरह के बुढ़ापे के रोग होंगे। ट्रस्ट मी, बड़े बड़े रिसर्च ये प्रूव करते हैं कि जो 50 साल की उम्र में जो लोग हेल्दी रिलेशनशिप के साथ जीते हैं, 80 से 100 साल तक की उम्र तक उनको कोई भी रोग नहीं होता है। क्यों? पुराने जमाने में हमारे जो पुराने लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, उनके 80-80 साल तक उनके घुटने में दर्द क्यों नहीं होता था? केवल खान पान नहीं, खान पान से ज्यादा जरूरी है वो रिश्तों को सहेजते थे, उनको मेंटल प्रेशर नहीं होता था, वो जिंदगी को जीने में मकसद रखते थे। क्यों? वो 8-8 10-10 रसगुल्ले खा जाते तो भी उनको शुगर की चिंता नहीं होती, क्योंकि वो मस्ती से जीते थे, खूब हंसते थे और वो कहते थे ठीक है वो वैसा है ना, रहने दे, की फर्क पड़ता है यार, चल चलते हैं। वो दोस्ती को खूब मजे लेके जीते थे। करोड़ों का नुकसान हो जाए तो उनको सुसाइड का थॉट नहीं आता था, उनको लगता था मेरे रिश्ते हैं ना मेरे साथ, हम लोग फिर कुछ नया बना लेंगे। जिनके साथ रिश्ते जुड़े हुए होते हैं उनको लाइफ में कभी भी सेकंड थॉट नहीं आता है। उनकी मेन फीलिंग होती है मैं अपने आप को भी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं दूसरे को भी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं अपने आप से भी प्यार करता हूँ, मैं दूसरों को भी प्यार करता हूँ। और आइए देखते हैं रिलेशनशिप क्या है। रिलेशनशिप है क्या? रिलेशनशिप इज नथिंग बट एक ऐसा बॉन्ड, एक ऐसी कहते हैं ना सामाजिक संस्था बनी हुई है, हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है जहां पे दो या दो से अधिक लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, या ऐसी कनेक्टिविटी जहां पे दो से अधिक लोग इन्वॉल्व रहते हैं। State of being connected with each other, state of being involved with each other। तो फिर मैं आपसे पूछती हूँ, मेरी अपने आप से पूछिए कि मैं किस लाइफ पोजीशन से ऑपरेट कर रहा हूँ, और दूसरा प्रश्न अपने आप से पूछिए, क्या मैं सबके साथ एक ही लाइफ पोजीशन से ऑपरेट करता हूँ? मेरे घर में रिश्ते हैं, कुछ तो ब्लड रिलेशंस है, कुछ शादी के बाद मिले ऐसे रिश्ते हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरा सोशल अरीना है जहां मैं किटी पार्टी के लिए जाता हूं, जहां मैं बिजनेस में जाता हूं, जहां मैं समाज से जुड़ा हुआ हूं, मेरे सोशल रिलेशंस है, मेरे बिजनेस रिलेशंस हैं, और मेरे एक्वेंटेंस यानी मेरे पड़ोसी जिनको मैं जानता नहीं हूं लेकिन पता है कि वो आसपास कहीं रहते हैं। गार्डन में जाता हूं तो वो फेसेस दिखते हैं, वो जाने पहचाने चेहरे, मींस एक्वेंटेंसेस। तो अपने आप से पूछिए, क्या आप सबकी ओर एक ही लाइफ पोजीशन से काम करते हैं? आंसर मिलेगा नहीं। हम सोशल अरीना में अलग तरीके से काम करते हैं, हम फ्रेंड्स के साथ अलग लाइफ पोजीशन से काम करते हैं, वहां पे हाँ ठीक है ना यार, तू भी सही मैं भी सही। प्रोफेशन में भी सामने वाला यदि गलती भी करे, कस्टमर गलती करे, यदि हमारा जो हमारा क्लाइंट है वो गलती करे तो भी, क्योंकि वहां से हमको पैसा मिलने वाला है ना, वो यदि चला गया तो हमारा क्या होगा? वहां पे हम यू आर ओके, मैं भी सही हूँ, ठीक है यार हो गई गलती, चल निभा लेते हैं, चल अगली बार ठीक कर लेंगे। हम आई एम ओके, यू आर ओके पोजीशन पे चलते हैं। लेकिन घर में झांकिए, अपने एक नजर अपनी घर की ओर घुमाइए, जितना आप बाहर के लोगों के साथ आई एम ओके, यू आर ओके की पोजीशन में रहते हो, क्या घर में रहते हो? हम बाहर के लोगों को तो हर चीज में सहन कर लेते हैं, तवज्जो दे देते हैं, क्या हम आज अपने घर वालों को ये कहते हैं कि चल तू भी ठीक है मैं भी ठीक हूँ, चल बीच का रास्ता निकाल लेते हैं?
मैं आज की जो शादी होने वाली लड़कियां जो इस प्रोग्राम को देख रही है उनसे पूछती हूँ, वो कैरियर ओरिएंटेड है। मैं उनसे पूछती हूँ, जब आप प्रोफेशन में जाते हो, कॉर्पोरेट में, एमएनसीज में बड़े बड़े पैकेज लेके काम करते हो, आपका बॉस गलत होता है, आपको पता है कि वो गलत है, फिर भी आप क्या कहते हो? यू आर ओके सर, मैं अपने आप को ठीक कर लूंगी। क्या आप ये लाइफ पोजीशन अपनी सास के साथ दिखाते हो, अपने हस्बैंड के साथ दिखाते हो, या आपको लगता है अब तो मेरा करियर है, मेरा पैसा है, मुझे किसी की सुनने की जरूरत नहीं है? लेकिन बॉस की तो सुनोगे ना, वो लात भी मारेगा तो खाओगे ना। तो फिर यही एडजस्टमेंट यदि हम घर में कर ले और इस लाइफ पोजीशन पे आ जाए सारे रिश्ते कि तुम भी सही मैं भी सही, आओ रिश्तों को जीते हैं, तो देखिए रिश्तों में कितना बदलाव आ सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। लाइफ पोजीशन हमको लगता है मैं ही क्यों, लेकिन आपको एक चीज बता दूं, यदि रिश्तों को सही करना है तो दूसरा क्या करता है उसको भूल जाइए। रिश्तों को केवल मैं सही कर सकता हूं, दूसरा नहीं। तो मुझे अपने अंदर झांकना है, एक नजर अपने अंदर डालनी है, क्योंकि रिश्ते क्या है? रिश्ते इज ऑल अबाउट नॉट व्हाट आई एम फीलिंग बट हाउ आई एम मेकिंग अदर्स फील। मुझे क्या फील हो रहा है, इससे रिश्ता नहीं बनता है। रिश्ता किस चीज से बनता है कि मैं दूसरों को फील कैसे करवा रहा हूँ। क्या मैं दूसरों को इम्पोर्टेंट फील करवा रहा हूँ? क्या मैं दूसरों को रिस्पेक्टेड फील करा रहा हूँ? क्या मैं दूसरों को अच्छा फील करा रहा हूँ? तो ही वो रिश्ता अच्छा है। यदि मैं दूसरों को फील कराता हूँ यू आर यूजलेस, तुमको तो अकल ही नहीं है, तुम में तो तमीज ही नहीं है, तुम तो किसी काम के ही नहीं हो। हम बच्चों के साथ ये चीज बहुत करते हैं, हम वाइफ के साथ ये चीज बहुत करते हैं, हम हस्बैंड के साथ ये चीज बहुत करते हैं। बाकी जगह हम मुंह बंद कर लेते हैं, बोलते नहीं है, लेकिन दूसरों को फील जरूर यही कराते हैं। हम देवरानी जेठानी के साथ यही करते हैं। सो इट्स नॉट अबाउट हाउ आई एम फीलिंग, इट्स अबाउट हाउ आई एम मेकिंग देम फील। मैं आपको बताऊं, मेरे इस प्रोग्राम के बाद कई लोगों ने अपने रिश्तों को जोड़ा है, केवल 1 घंटे के प्रोग्राम के बाद। देखते हैं हम इसके आज के प्रोग्राम के बाद क्या रिजल्ट लाते हैं। रिलेशनशिप कम्स एज अ होल, वो एक पूरा 360 डिग्री का एनर्जी बॉल आता है। रिश्ता क्या है? एक एनर्जी बॉल है। सामने वाला व्यक्ति क्या है? जो स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म को जानते हैं, हमारा शरीर कुछ नहीं है, एक एनर्जी का बॉल है। तो वो जो एनर्जी का बॉल है, हर व्यक्ति एक एनर्जी का बॉल है। सो रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट, वो एनर्जी के बॉल में कुछ निगेटिव एनर्जी भी होगी, कुछ पॉजिटिव एनर्जी भी होगी, कुछ कमियां भी होगी, तो हमको उसको पूरा लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि केवल अच्छा अच्छा पार्ट ले लिया और गलतियों को छोड़ दिया, नहीं। यू हैव टू एक्सेप्ट द पर्सन एज अ होल। जिस तरह हम सनसेट देखने जाते हैं या सनराइज देखना जाते हैं, तो हम पूरा सनसेट को एंजॉय करते हैं, उस मोमेंट को, उस क्षण को उसमें डूबकर एंजॉय करते हैं। हम क्या कभी कहते हैं अरे यार ये सनसेट में थोड़ा सा लालिमा और आ जाती, ये सन थोड़ा सा 30 डिग्री इधर होता तो और अच्छा होता, या इधर का थोड़ा सा ये पेड़ यहाँ नहीं यहाँ होता तो और अच्छा होता। हम उसमें कमियां होती है, उसको और सुंदर बनाया जा सकता है, लेकिन हमारा फोकस कहाँ होता है कि सुंदरता कहाँ है, अच्छाई कहाँ है। उसी तरह से हमें अपने रिश्तों में, रिश्तेदारों में, उस व्यक्ति में अच्छाई कहाँ है, इसको ढूंढने पे हमारा फोकस डालना होगा। एक्सेप्ट द पीपल एज होल, नॉट एज अ पार्ट। और एक चीज बताऊं, आयरनी ऑफ लाइफ, हमारे जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी, हम पूरी जिंदगी खोजते हैं कोई तो मुझे प्यार कर ले, कोई तो मुझे समझ ले, कोई तो मेरे लिए मुझे हेल्प कर दे। और यकीन मानिए, यदि आप सच्चे दिल से सोचोगे ना, आपको लोग प्यार भी करता। पूछिए अपने आप से, क्या आपके हस्बैंड आपसे प्यार नहीं करते? क्या आपके मम्मी पापा आपसे प्यार नहीं करते? क्या आपकी सास सही में आपकी दुश्मन है? क्या आपकी वाइफ आपसे प्यार नहीं करती? क्या वो आपकी केयर नहीं करती? सब कुछ सब लोग करते हैं, यदि सच्चे दिल से, साफ दिल से सोचे तो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? आई डोंट ट्रस्ट इट, मुझे विश्वास ही नहीं है उन लोगों पे। आई डोंट एक्नॉलेज इट कि हाँ सही में कि मेरे हस्बैंड, मैं रोज कहती हूँ मेरे हस्बैंड को जल्दी शाम को आ जाना, जल्दी शाम को आ जाना। एक दिन यदि वो जल्दी आ जाते हैं ना, अच्छा आज तुम जल्दी आ गए, हम एक्नॉलेज नहीं करते हैं कि अरे अच्छा कुछ काम है क्या? अरे काम नहीं है माते, तुमने रोज कहती हो जल्दी आ जाना, तो आज मैं आ गया।
तो हम उसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे कि अरे वाह आज तुम जल्दी आ गए मेरे लिए, हम उसमें भी टॉन्ट करेंगे। तो एक्नॉलेज कीजिए। यदि कोई सास रोज आपके साथ बुरी रहती होगी, आज वो अच्छी रह रही है ना, तो आप उसमें डाउट निकालोगे, अच्छा आज मम्मी जी को कुछ तो भी काम होगा, कुछ तो भी अंदर की बात है, तब मेरे से बड़ी। अरे नहीं, आज से वो बदल गई है यार, उसको स्वीकार तो कर। वी डोंट वैल्यू इट। हमको भगवान ने इतना कुछ अच्छा दिया है, प्रकृति ने इतना कुछ अच्छा दिया है, लेकिन हम उसे स्वीकार ही नहीं करते हैं, हम उसे वैल्यू ही नहीं करते हैं। चलिए मैं फिर आपसे प्रश्न पूछती हूँ, व्हाट इज ऑपोजिट ऑफ मैन? एंगर, रिस्क टेकिंग नेचर, ट्रेडिशनल, फेवरेबल सिचुएशन, इन सब का ऑपोजिट क्या है बताएंगे आप मुझे? आप बोलोगे क्या क्वेश्चन पूछ रही है निशा जी? लिखिए लिखिए, फटाफट लिखिए अपने चैट बॉक्स में, क्या है? अरे बचपन से मुझे मेरे स्कूल में भी तो सिखाया गया, आदमी का उल्टा औरत, मेल का ऑपोजिट फीमेल, मैन का ऑपोजिट वुमेन, एंगर का ऑपोजिट कामनेस। ये तो मेरे समाज ने, मेरे माँ बाप ने, मेरे किताबों ने, मेरे स्कूल ने, सब कुछ मुझे बचपन से सिखाया है कि ऑपोजिट ऑफ मैन इज वुमेन, एंगर इज कामनेस, कंजर्वेटिव नेचर, प्रोग्रेसिव, एडवर्स सिचुएशन। है ना, मैं सही कह रही हूँ ना? बिल्कुल सही। लेकिन अध्यात्म क्या कहता है? लेकिन जिंदगी क्या कहती है? सच मानिए, इस धरा पर मेन और वुमेन दो शक्ति है, वो अलग अलग नहीं है। अर्धनारीश्वर क्या है? हर व्यक्ति में फेमिनाइन एनर्जी भी होती है और मस्कुलाइन एनर्जी भी होती है। शिवा एंड शक्ति एक ही पुंज के दो हिस्से हैं। मैन वुमेन का अपोजिट नहीं है, औरत आदमी का अपोजिट नहीं है, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, वो एक दूसरे के पूरक है, लेकिन हम उसको हमेशा अपोजिट करके ही देखते हैं। इट्स टाइम टू चेंज अवर परसेप्शन कि कोई कंपटीशन में नहीं है, हर व्यक्ति हमारा पूरक है। यदि कोई व्यक्ति लेजी है तो भी वो हमारा पूरक है, यदि कोई व्यक्ति ज्यादा डिसिप्लिन है वो भी हमारी लाइफ का पूरक है। आप देखिए ना, जब आप आपके कंपनी में हो, बिजनेस में हो, हमारा मार्केटिंग एजेंट जो होता है वो हमारा पूरक है, क्योंकि हम वहां कम है। जो हमारा एडमिन पार्ट संभालता है, अकाउंट संभालता है, क्योंकि वो मार्केटिंग में कमजोर है, लेकिन वो हमारा अकाउंट का पार्ट संभाल रहा है, वो हमारा पूरक है। जो हर व्यक्ति एक संस्था को, एक परिवार को पूरक होता है। तो हमको हमारा परसेप्शन, हमारा नजरिया बदलना होगा, क्योंकि जब तक हम दूसरे को अपोजिट समझेंगे हमारी लाइफ इम्बैलेंस रहेगी। जब हम एक दूसरे को पूरक समझने लगेंगे, हमारी जो लाइफ है वो बैलेंस हो जाएगी, खुशियों से भर जाएगी। आइए देखते हैं पति पत्नी, क्योंकि आज का हमारा प्रॉब्लम जो स्पेशल है वो है पति पत्नी स्पेशल, कपल स्पेशल। रिश्तों को तोड़ती क्या चीजें हैं? परिवार में रिश्तों को तोड़ती कौन सी चीजें हैं? बहुत सारी चीजें हैं, और ये बहुत नेचुरल है। जितनी चीजें हैं ये बहुत नेचुरल है। कम्युनिकेशन सही नहीं है, बात बात में गुस्सा हो जाते हैं, बात बात में तिनक जाते हो, अप्रिशिएट नहीं करता है, बहुत ओबिज है, बहुत पॉजिटिव है, ट्रस्ट नहीं है, झूठ बोलते हैं, मैं रिजेक्टेड फील करती हूँ। बहुत सारे 50 यदि मैं आपको मेरे केसेस की लिस्ट बताऊंगी, पति पत्नी की एवरेज में, इन एवरेज महीने में 15 केसेस मेरे पास आती है। आपको बताऊं, कई सारे करीब 35 चीजें हैं, लेकिन यदि हम इनको कंपार्टमेंट में डालें, एक स्ट्रक्चर में डालें, तो एक परिवार को, रिश्तों को तोड़ने की मेनली 6 चीजें हैं। मराइटल रिलेशनशिप, शादीशुदा जिंदगी को तबाह करने वाली 6 चीजें। एक तो है काम का टेंशन बहुत ज्यादा है, चाहे घर का काम हो, चाहे हस्बैंड का बिजनेस का काम हो। घर का काम माने सास का तरीका ऐसा है, मेरे को घर में बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, मेरे को तो कोई समझता ही नहीं है, वर्क स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, बच्चों का काम। इन-लॉज एक बहुत बड़ा रिश्तों को टूटने का। प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए, आई रिक्वेस्ट यू टू म्यूट योरसेल्फ। सो इन-लॉज माने केवल सास ससुर नहीं,
इन लॉज मतलब इन लॉ चाहे वो सिस्टर इन लॉ हो सकती है, चाहे वो ब्रदर इन लॉ हो सकता है, चाहे कोई भी हो सकता है। इन लॉज का साइड का जो सिस्टम है वो, और केवल वो पत्नी के ही लिए इन लॉज नहीं, पति के इन लॉज भी रिश्तों को तोड़ने में बहुत बड़े। आज की यदि मैं बात करूं, मैं कभी जो हम लोग आजकल एक नया, मतलब नया नहीं, बहुत पुराना मेरा टॉपिक है, जहां केवल हम शादीशुदा, मतलब जो शादी करने वाले एज में जो लड़के लड़कियां उनके लिए प्रोग्राम लेते हैं, उनमें हम ये बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं डिटेल में कि किस तरह से लड़की की माँ और लड़की के पिता भी रिश्ते को तोड़ने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आइए कभी फिर और उसकी बात करेंगे। सेक्स रिश्ते को तोड़ने में ये एक बहुत ब्लंडर चीज है, जहां इंटीमेसी भी रोल प्ले करती है और बहुत अदर चीजें भी रोल प्ले करती है। मनी, पैसा, ये एक रिश्ते को तोड़ने का बहुत बड़ा कारण है। घर के काम और नया बेबी जब शादी के बाद वो आता है तो पूरे रिलेशनशिप डायनामिक्स बदल जाते हैं। तो आइए केवल आज इतने सारे चीजों पे हम बात नहीं करेंगे, छोटी मोटी कुछ चीजों पे बात करेंगे, बहुत जनरल चीजों पे आज हम बात करेंगे। जब मेरे पास कपल्स आते हैं, और आज तक जो पिछले 22 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, और मैंने उस सारे रिसर्च के आधार पर मैंने जो चीजें यहाँ पे नोट की है, लिस्ट कई बड़ी है, लेकिन मैंने कुछ चीजें आपको, मेन चीज में 5-7 चीजें आपके सामने फोकस करूंगी कि प्रॉब्लम क्या है, कहाँ रिश्ते टूटते हैं। कुछ सालों तक, 1 साल तक तो रिश्ता बड़ा अच्छा लगे, 1 साल तो अब बहुत बड़ी बात हो गई है, 6 महीने तक तो रिश्ता जैसे तैसे चल जाता है, सब कुछ वो हनीमून पीरियड होता है, मैं तेरे लिए सब कुछ, तू मेरे लिए सब कुछ। लेकिन उसके बाद में तुम तो ऐसे ना थे, तुम तो अब बदल गए हो, तुम तो अब ये करते ही नहीं हो, तुम तो मेरी केयर ही नहीं करते हो, ये सारी चीजें शुरू होती है। और फिर मी अंदर का जागता है कि मेरे अस्तित्व का क्या, मैं तो घूमना चाहती हूँ लेकिन इनको तो टाइम ही नहीं मिलता है, मेरे टैलेंट के साथ सर जस्टिस नहीं हो रहा है, मैं पावरफुल नहीं हूँ, दूसरे लोग अपना पावर दिखा रहे हैं, मेरी तो कोई प्रायोरिटी नहीं है। ऐसे कई सारे आपको लिस्ट मैं दे सकती हूँ, ऐसी कई सारी चीजें हैं जो कपल मेरे साथ लेके आ सकते हैं। उनको लगता है कि मेरा तो कोई ऑनर ही नहीं करता है, मेरा रिस्पेक्ट नहीं करता है, हमारे अंदर कोई एक जैसा कुछ नहीं है, सब डिफरेंस ही डिफरेंस है, हम तो दोनों एकदम अलग है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ये सब चीजें तो है। ये चीजें समझ में आती है जब मेरे पास लोग आते हैं, तो मैं उनको सबसे पहले पूछती हूँ कि ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको रिश्तों को रिनोवेट करने के लिए रोकती है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको रिश्तों को रिनोवेट करने के लिए रोकती है। बेसिक कुछ चीजों की आज मैं बात करूंगी। बेसिक चीज है मेरा बिलीफ सिस्टम, चाहे लेडी हो चाहे जेंट्स हो, हमारा बिलीफ बन गया है, हमारी मान्यताएं। जिस दिन से हम मान्यताओं की एक सबसे बुरी चीज ये है, ये 5 से 7 साल तक की उम्र में बन जाती है। 5 से 7 साल तक की उम्र में आपकी लाइफ की मान्यताएं बन चुकी है, आपके न्यूरॉन्स जो है, ब्रेन के न्यूरो पाथवेज क्रिएट हो चुके हैं, आपका जो व्यक्तित्व है यह आपकी बेसिक 5 से 7 साल तक की लाइफ में बन चुका है। आप उसके बाद बदलते नहीं हो, आपके तरीके बदल जाएंगे पर मान्यताएं नहीं बदलती है। केवल इंसिडेंटली बहुत कुछ ट्रॉमा हो जाए, बहुत जीवन में उठापटक हो जाए तो ही मान्यताएं बदलती है, अन्यथा मान्यताएं बदलती नहीं है। I'm a न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामर, मैं आपको बताऊं न्यूरॉन को बदलने में जान निकल जाती है, बट यस इट इज पॉसिबल। सो आपकी बिलीफ क्या क्या होती है। सास हूं तो घर में मेरे ही तरीके से चलना चाहिए, जेंट्स झाड़ू नहीं निकाल सकते, जेंट्स केवल घर के बाहर का काम कर सकते हैं, ये मान्यताएं हैं हमारी। वाइफ ने जोर से नहीं बोलना चाहिए, सास यदि गलत भी है तो उसने बताना नहीं चाहिए कि मम्मी जी वो बस चुप रह ले, बोलने की क्या जरूरत है, नहीं पटती है ना मम्मी की, चुप रह लो। अरे भाई क्यों, प्यार से उसी वक्त नहीं। देखिए मैं तरीके की बात नहीं कर रही, मैं केवल तरीका अच्छा किया जा सकता है, हम तरीकों पे भी बात करेंगे, लेकिन मान्यता क्या है, सास के सामने जवाब नहीं देना है। आज मत दो लेकिन 2 दिन बाद तो बता दो कि मम्मी जी मुझे उस दिन आपकी ये बात, आपने बोल तो दी, मैं उस समय चुप थी, लेकिन सच बताऊं मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी।
बात शेयर करना गलत नहीं है, लेकिन इस मान्यता के साथ जो सास की हमारी सामाजिक मान्यता है, अच्छा बहू जिस दिन से पैदा हुई है लड़की घर में, उस दिन से सारी पिक्चर घर के सारे दादा दादी बुआ चाची मम्मी सबने क्या बताया है, सास माने बुरा। एक ही कैरेक्टर है, सास माने बुरा ही होता है, वो कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। दिवरानी माने बुरी ही होगी, वो तेरे लिए कभी अच्छा सोचेगी नहीं, वो तेरी कॉम्पिटिशन। ये कब से मान्यता बनी है? क्योंकि जिस दिन घर में लड़की पैदा हुई, हर मूवी ने भी वही दिखाया, हर रिश्तों में भी, घर के रिश्तों में भी वही दिखाया गया कि मेरे बुआ की दिवरानी ऐसी है, बुआ ने भी शादी होते समय यही बताया, सब जगह यही बताया गया है। तो रिश्ते, बिलीफ बहुत बड़ी मायने। लो सेल्फ एस्टीम, यदि मैं तो छोटे घर की हूँ, मेरे हस्बैंड के पास, मेरे हस्बैंड की इनकम कम है, उसके हस्बैंड की ज्यादा है, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, मेरा घर उतना बड़ा नहीं है, मैं सबके यहाँ घरों में जाती हूँ तो बहुत बड़े बड़े घर है, बहुत अच्छे लैविश घर है, लेकिन हमारे घर में मुझे किसी को बुलाने में शर्म आती है। ये सारी चीजें मेरी लो सेल्फ एस्टीम और इनसिक्योरिटी है, इसके कारण हमारे रिश्ते अच्छे नहीं बनते हैं। क्योंकि मुझे तो शर्म आती है ना कि मैं दूसरों के घर जाऊंगी तो मुझे भी बुलाना पड़ेगा, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है तो लोग क्या कहेंगे। ये सारी बिलीफ है, ये मेरा लो सेल्फ एस्टीम है जो मेरे रिश्तों को बिगाड़ता है। अब आप कहोगे कैसे? कैसे मैं आपको, जब मेरे नेक्स्ट लेवल के प्रोग्राम होंगे उसमें 1-to-1 जब हमारी कोचिंग होती है मैं बताऊंगी। माइंड कंडीशनिंग, बचपन से मेरी माइंड कंडीशनिंग बन गई है, मेरे न्यूरो पाथवेज बन गए हैं, वो मेरे रिश्तों, मेरे फीलिंग्स, मेरा फीलिंग कहता है ये तो कभी मेरे साथ अच्छा कर ही नहीं सकते, ये तो कभी मेरा अच्छा सोच ही नहीं सकते, इनके तो दिल में मेरे लिए प्यार कभी हो ही नहीं सकता। ये जो मेरे फीलिंग्स हैं, मेरी मान्यताएं हैं, ये मेरे को रिश्तों को जोड़ने से रोकती है। वी डोंट सी द नीड्स। की फर्क पैंदा, क्या जरूरत है यार, तू तेरे घर का, मैं मेरे घर का, नहीं आएगी मेरे घर शादी में, नहीं बोलेगी मेरे से, मेरे को कौन सा उसके घर जाके खाना खाना है, मेरे से रिश्ता बिगड़। पता है ये सारी चीजें, इतनी घटिया सोच हमने बना ली है कि क्या फर्क पड़ जाएगा, दिवरानी नहीं बात करेगी, नहीं आएगी मेरे घर, मैं भी नहीं जाऊंगी, वो बड़े घर की है तो मैं कौन से छोटे घर की हूँ। ये सारी जो कहते हैं ना, ये सारा जो रोष आक्रोश, ये रिश्तों को जोड़ने से रोकता है। अथॉरिटी पोजीशन, मैं बड़ी हूं तो उसने पहले आना चाहिए, गलत है। मेरी अथॉरिटी रोकती है, मेरा पोजीशन रोकता है मुझे रिश्तों को। डिटेल में फिर हम कभी और बात करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम, आइए, ये तो थी अभी तक मैं परिवार की बात कर रही थी, अब बात करते हैं पति पत्नी को कौन रोकता है जोड़ने से। ऑपरेटिंग सिस्टम, चलिए थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, परिवार से पति पत्नी पे आते हैं। पहले मैं एंड्रॉइड यूज कर रहा था, फिर मुझे लगा अब तो बहुत दिन से एंड्रॉइड सिस्टम यूज कर रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूज कर रहा हूँ, अब मुझे यार पैसा आ गया है, अब मुझे मैकबुक पे जाना चाहिए, लिनक्स पे जाना चाहिए। ठीक है, मैंने वो ले आया, लाते बराबर मैंने क्या किया, मैंने उसका मैनुअल पढ़ा, मैंने उसका ऑपरेटिंग सिस्टम सीखा। मेरी स्पीड नहीं थी, क्योंकि पहले मैं लेफ्ट साइड से सब कुछ ऑपरेट कर रहा था, अब मुझे राइट पे जाना है, मेरी स्पीड कम है, पर मैं धीरे धीरे सिस्टम को समझता हूँ। जब भी मैं नया गैजेट कोई भी लाता हूँ, मैं उसके मैनुअल को पढ़ता हूँ, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को समझता हूँ। लेकिन क्या जब मैंने शादी की तो क्या, यदि मैं लड़की हूं तो क्या मैं मेल हूं तो क्या मैंने फीमेल के ऑपरेटिंग सिस्टम को समझा, या यदि मैं फीमेल हूं तो क्या मैंने मेल के ऑपरेटिंग सिस्टम को समझा? आप लोग कहोगे हाँ, सब लोगों ने बचपन से बताया है कि जेंट्स तो ऐसे ही होते हैं, सब लोगों ने बताया है लेडीज तो ऐसी होती है, हमको सब कुछ बहुत अच्छे से पता है। लेकिन नहीं, हमको नहीं पता है। लेट अस सी कि फीमेल के ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और मेल के ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। और जो व्यक्ति मेल और फीमेल के ऑपरेटिंग सिस्टम को, बेसिक्स को समझ लेगा, उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। दैट इज माय गारंटी। विषय बहुत लंबा है, लेकिन बहुत छोटा सा पार्ट अभी मैं यहाँ प्रेजेंट कर रही हूँ। इतना भी यदि आप कर लेंगे तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। आइए देखते हैं कि
एक लेडी किस ऑपरेटिंग सिस्टम से ऑपरेट करती है और जेंट्स किस ऑपरेटिंग सिस्टम से ऑपरेट करता है. वुमेन नीड टू रिसीव केयर, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट, डिवोशन, वैलिडेशन एंड रीअश्योरेंस. ये 5 चीजें एक लेडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है. अब देखना सबके चेहरों पे स्माइल आएगी. लेडीज, आप बहुत अच्छे से तैयार होते हो, एक दिन आपको हस्बैंड के साथ पार्टी में जाना है, आप बहुत अच्छे से तैयार होते हो, आपको भी पता है कि आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो, राइट? आपने लिपस्टिक बहुत अच्छी लगाई है, आज अपने आप को आज बहुत अच्छा फील कर रहे हो. आपको लगता, आप फिर जाते हो हस्बैंड को पूछते हो, हस्बैंड के सामने जाते हो और वो आपको कुछ नहीं बोलते, फिर आप खुद पूछते हो कैसी लग रही हूँ मैं, ठीक लग रही हूँ ना? आपको पता है आप बहुत सुंदर लग रहे हो, लेकिन आप क्या पूछते हो? ठीक लग रही हूँ ना? क्योंकि आपको एक वैलिडेशन चाहिए, एक रीअश्योरेंस चाहिए होता है हमेशा कि मैं जो कर रही हूँ वो ठीक है. और हस्बैंड को लगता है हाँ यार ठीक तो लग रही हो, क्या है रोज रोज बताने की क्या जरूरत है? लेकिन वाइफ को रोज वैलिडेशन की जरूरत है. उसे पता है मैं पाव भाजी बहुत अच्छी बनाती हूँ, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आती है, वो बहुत तारीफ करते हैं. आज भी उसने एक बहुत अच्छी डिश बनाई है, वो किचन में जाके डिश बनने के बाद खुद चख भी लेती है, उसे भी पता है बहुत अच्छी है. अब वो लाती है और आपको सर्व करती है. सर्व करने के बाद वो 1 मिनट वही खड़ी रहती है कि आप पहला कौर मुंह में डालो, और आप खा लेते हो और कुछ बोलते नहीं हो. सास ससुर भी खा लेते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं है. फिर वो पूछती है अच्छी बनी है, ठीक बनी है? आप कहते हो हाँ अच्छी बनी है यार, टेस्टी बनी है. जब आप कहते हो तो उसे लगता है कि अच्छी बनी है, क्योंकि उस विधाता ने उसको कैसा बनाया है, उसको हर चीज में रीअश्योरेंस चाहिए, वैलिडेशन चाहिए कि हाँ मैं अच्छी हूँ. वो सही होते हुए भी उसे वैलिडेशन चाहिए कि क्या मैं सही हूँ? हाँ मैं सही हूँ. उसे डिवोशन चाहिए बच्चों का, पति का. वो हमेशा एक इनसिक्योरिटी में पलती है कि मुझे, मेरे रिश्ते मुझे डिवोटेड चाहिए. उसे रिस्पेक्ट चाहिए होता है. वो हमेशा आपसे कहेगी देखो आपको डांटना है ना, डांटना क्या, आप मुझे चाटा लगा दो, लेकिन 4 लोगों के बीच में आप मुझे इंसल्ट करके मत बोला करो, मुझसे रिस्पेक्ट से बोला करो. वो हमेशा आपसे कहेगी देखो बच्चों के सामने मुझे तुम जिस तरीके से बात करते हो ना अच्छा नहीं लगता है, फिर बच्चे क्या सोचते हैं मेरे बारे में, तुम मम्मी पापा के सामने मेरे से अच्छा. दोस्तों में हम लोग जेंट्स लोगों की एक बहुत गंदी आदत है, बहुत गंदी आदत है. वो जब पार्टी में होते हैं या किटी पार्टी में अपने खुद के ग्रुप में, कपल्स ग्रुप में होते हैं, वो बड़े आसानी से अपनी वाइफ का मजाक उड़ाते हैं. उनको लगता है अरे यार मजाक ही तो कर रहे हैं, पर आपको नहीं पता है वो मजाक आपकी वाइफ के कितने अंदर तक घाव करता है. आपके लिए मजाक है, लेकिन जो दूसरे दोस्त है उनको आपका नजरिया पता चलता है कि आपके हस्बैंड आपको किस नजर से देखते हैं. सो उस मजाक को कौन किस तरह से लेगा? रिस्पेक्ट योर वाइफ. वो जैसी भी है वो आपके घर को चला रही है, वो आपके बच्चों को, वो आपके परिवार को एक एक बैकबोन बन के चला रही है. रिस्पेक्ट योर वाइफ. केयर. उसे लगता है यार सुबह से रात तक काम में जुड़ी रहती हूँ, जब काम रहता है कि कोई मेहमान आने वाला है तो हस्बैंड का फोन आ जाता है, लेकिन कभी एक फोन करके पूछते हो दिन भर में कि तुमने खाना खाया या नहीं? अरे यार सुबह तुम्हारा चेहरा उदास था, क्या तुमने अभी तुमको कैसे लग रहा है, तुमने दवाई ली या नहीं? कभी माँ बाप से पूछते हो ये फोन करके? नहीं पूछते यार. कभी माँ को भी पूछ लिया करो. वाइफ को 10 फोन कर देते हो, लेकिन एक माँ भी तो एक महिला है, उसे भी तो लगता है. सो केयर. वुमेन नीड केयर, अंडरस्टैंडिंग. जब मेरे पास कपल्स आते हैं केसेस के लिए, एक महिला का सबसे पहला सेंटेंस होता है नोबडी अंडरस्टैंड्स मी. कोई मुझे समझता ही नहीं है. ना पहले मेरे माँ बाप ने मुझे समझा, ना भाइयों ने समझा. अब मैं ससुराल आई हूँ, मुझे लगा था मेरे हस्बैंड समझेंगे, वो भी नहीं समझते, सास ससुर भी नहीं समझते. अब तो फिर मुझे एक आशा थी कि मेरे बच्चे तो मुझे समझेंगे, अब बच्चे बड़े हो गए, अब वो भी नहीं समझते हैं. एक महिला का एक तकिया कलाम होता है नोबडी अंडरस्टैंड्स मी. सो sit with her and ask what do you mean by understand. उसकी अंडरस्टैंडिंग की डेफिनेशन क्या है उसको समझिए, एंड यू विल फाइंड कि वो आपके लिए अपनी जान दे देगी. लेट अस कम टू मैन साइड. एक हस्बैंड का, एक मेल का, एक पुरुष का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है?
पुरुष चाहता है कि लोग मुझ पे विश्वास करें। अच्छा, विश्वास, आप सोचोगे विश्वास, वाइफ सोच रही होगी मैं तो अपने हस्बैंड पे पूरा विश्वास करती हूँ। विश्वास का मतलब आप बहुत छोटा समझते हो। विश्वास का मतलब छोटी छोटी चीजों से विश्वास। आप कहते हो देखो मैंने आपको बोला था ना मम्मी को फोन कर लेना, आपने किया या नहीं। आप 3 बार उसको टोकते हो सेम चीज के लिए, वो बोलता है अरे भगवान विश्वास करना, मैं कर लूंगा। ट्रस्ट मी यार, थोड़ा तो कभी मेरे पे विश्वास किया करो। आप छोटी छोटी चीजों में, आप बड़ी चीजों पे तो विश्वास कर लेते हो हस्बैंड पे, लेकिन जो छोटे छोटे घर के काम है, जो उसके तरीके हैं, आप उस पर विश्वास नहीं करते हो। और हस्बैंड को लगता है कि यार मैं मैन हूं, आई एम मैन। एक मैन ईगो होता है, उसका रिस्पेक्ट करो, उस पर ट्रस्ट करो। एक्सेप्टेंस, मैं जैसा हूं मुझे स्वीकार करो। क्योंकि वाइफ छोटी छोटी बातों में स्वीकार नहीं करती है। तुम्हारा तो ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, तुम्हारा तो बात करने का तरीका अच्छा नहीं है, तुम तो जब 4 लोगों में जाते हो तुम तो ऐसे बैठ जाते हो, तुम तो ऐसे बोल देते हो। वाइफ को लगता है मेरा हस्बैंड की ये तरीके बदलने चाहिए, और हस्बैंड को लगता है यार मैं जैसा हूँ तेरा हस्बैंड हूँ, तेरे लिए मैं कर रहा हूँ ना सब कुछ, तू मुझे एक्सेप्ट तो कर ले भगवान। लेकिन हम उसकी गलतियां निकालते रहते हैं कि तुम्हें तो यहाँ बदलना चाहिए, तुम्हारे काम करने का तरीका बदलना चाहिए। यदि आप साथ में बिजनेस करते हो तो वाइफ को लगता है इसका बिजनेस करने का तरीका इसने बदलना चाहिए, इसके क्लाइंट के साथ बात करने का तरीका बदलना चाहिए, इसके फोन। वो बोलता है ट्रस्ट मी, मैं हैंडल कर लूंगा। एडमायरेशन, अप्रूवल। हस्बैंड यदि 10 लाख का भी 20 लाख का कितने का ही बड़ा लॉस कर दे, वो चाहता है मेरी वाइफ, मेरे घर वाले मुझे अप्रूवल करे कि ठीक है यार तेरी गलती हो गई, कोई बात नहीं, हम तेरे साथ हैं। एक हस्बैंड को कुछ नहीं चाहिए, वो कितनी भी बड़ी जंग जीत लेगा, लेकिन उसे अप्रूवल चाहिए कि तुम जो कर रहे हो उसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। एनकरेजमेंट चाहिए। आज वो जल्दी घर आ गया, आप कहते हो अच्छा आप जल्दी घर आ गए, भाई ठीक है तेरे को, तू तो टॉन्ट ही करेगी नहीं आऊंगा। लेकिन यार अच्छा लगता है जब तुम घर जल्दी आ जाते हो। आई एम टुडे हैप्पी। एनकरेज हिम टू डू गुड थिंग्स फॉर यू। लेकिन हम टॉन्ट पहले करते हैं, एनकरेज बाद में करते हैं। अब आता है एक बहुत लास्ट वाला हस्बैंड वाइफ को लेके लास्ट टिप आपके लिए। जब दोनों प्रॉब्लम में होते हैं, जब दोनों किसी डेंजर जोन में होते हैं, जब दोनों किसी सिचुएशन में फंसे हुए होते हैं, तो दोनों की मानसिकता क्या होती है। एक वाइफ जब किसी प्रॉब्लम में, उसके सामने कोई प्रॉब्लम आता है, तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। मैं आपको मेरा एग्जांपल देती हूँ। मैं एमआरएफ गोवा के साथ काम कर रही थी, मेरा लैपटॉप हैंग हो गया और प्रॉब्लम्स आ गए। बहुत बड़ी असाइनमेंट थी, क्रूशियल असाइनमेंट थी, प्रॉब्लम आया, मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया और मुझे पूरे दिन बात करनी थी, बिकॉज इट इज अ रेसिडेंशियल प्रोग्राम ऑन कपल रिलेशनशिप ओनली। 2 दिन का प्रोग्राम था मेरा, और जैसे तैसे प्रोग्राम सुपर हिट हुआ। आई केम बैक, मैं घर पे आई। घर पे आते ही जैसे बच्चे और हस्बैंड वगैरह सब बैठते हैं, और सबकी आदत है आते ही मेरे हाथ में गर्म चाय का कप होगा, मतलब बच्चे बना के लाएंगे, एंड दे आस्क मी कैसा रहा मम्मा, कैसे हुआ। हस्बैंड बहुत अच्छे से पूछते हैं, हमारे यहाँ का ये रूटीन है। देन आई सेड पता है सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, लेकिन ना मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया था, मुझे तो, मैं एक पल के लिए बहुत डर गई थी। जैसे ही मैंने इतना बोला, तीनों के तीनों जेंट्स हैं हमारे घर में, हाँ तीनों के तीनों, क्योंकि 2 बेटे और हस्बैंड, तीनों शुरू हो गए मम्मी उसमें कौन सी बड़ी बात है, आप किसी टेक्नीशियन को बुला लेते हैं, उनके एक्सपर्ट से आप कनेक्ट हो जाते हैं। या मेरा छोटा बेटा बोलता है आपको क्या जरूरत है मम्मी, आप तो, आपके पास इतनी एक्टिविटीज होती है, आप तो एक्सटेम्पोर कर लेते हो, आपको इतना सब। मैंने कहा शट अप एवरीवन, मुझे तुम्हारे सजेशन की जरूरत नहीं होती है, मुझे पता है कि सिचुएशन में क्या करना है, मैं तो सिर्फ बता रही थी यार। मुझे एक चीज मैं आपको बता दूं, महिलाओं को हर चीज का सॉल्यूशन पता होता है, वो जस्ट चाहती है कि आप उसकी बात सुने। उसको सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, आप उसको सॉल्यूशन दोगे ना, वो और 3 बात आपको सुनाएगी। वो केवल एक चीज चाहती है कि उसकी लाइफ में जो भी होता है, छोटा बड़ा जितना होता है, वो बस आपके पास बैठ के आपको शेयर करे, और आप उसकी बात को अपना मोबाइल बाजू में रख के, टीवी को बंद करके केवल उसकी बात को सुनो। महिलाएं जब प्रॉब्लम में होती है,
वो ज्यादा बोलती है, वो पूरे घर को ये कर लेती है, वो पैनिक हो जाती है, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं चाहती है। ट्रस्ट मी, वो सॉल्यूशन जब तक वो खुद ना पूछे उसे सॉल्यूशन ना दे। जेंट्स एग्जैक्टली ऑपोजिट है, जेंट्स एग्जैक्टली ऑपोजिट होते हैं। जेंट्स जब प्रॉब्लम में है, चाहे वो बिजनेस का प्रॉब्लम हो चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, जेंट्स अकेलेपन में जाना पसंद करता है। जेंट्स के सामने जब कोई प्रॉब्लम आती है वो चुप हो जाता है, वो खिड़की में जाके खड़े रहेगा, वो टीवी ऑन करके आंख बंद करके बैठा रहेगा, वो बेड पे जाके लेट जाएगा, वो ये बोलेगा एक कप चाय बना देना, आप चाय लेके जाओगे और बोलोगे क्यों, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, तुम चुप रहो, हाँ बस थोड़ी देर चुप रहो। हम कहते हैं यार ये तो तुम तो कभी मेरे से कोई चीज शेयर ही नहीं करते हो, तुम तो अपने प्रॉब्लम्स ही नहीं बताते हो, तुम तो कभी अपने मुझे अपना समझते ही नहीं हो, तुम अपना प्रॉब्लम बता दोगे तो, अरे भगवान प्रॉब्लम कुछ नहीं है, तू चुप रहे थोड़ी देर। जेंट्स लोग अपने ब्रेन को रीथॉट देकर सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं, वो लॉजिकल होकर वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। जब ज्यादा आवाजें होती है वो सॉल्यूशन को नहीं ढूंढ पाते हैं। सो जेंट्स गोज इन लोनलीनेस व्हेन इट कम्स टू प्रॉब्लम एंड व्हेन दे वांट टू फाइंड आउट सॉल्यूशन। लेडीज ज्यादा बात करके सॉल्यूशन को ये करती है। और एक चीज बता दूं, ऐसा क्यों होता है? इन एवरेज हम कोई भी व्यक्ति दिन भर में 7000 सेंटेंस शब्द बोलता है। हस्बैंड बाहर अपने बिजनेस में, अपने म्यूट कर दो, अपने बिजनेस में बाहर जाके जब आता है तो वो अपना 7 में से 5-6 हजार का कोटा बाहर ही पूरा करके आता है, और घर में आता है तो वाइफ बेचारी दिन भर चुप थी तो उसका और बच्चों के साथ उसने हार्डली 3000-4000 का कोटा पूरा किया है, नंबर का कोटा पूरा किया है। तो जब आप घर में आते हो आपको लगता है सब लोग चुप रहे, कम बोले, क्योंकि आप बाहर अपना कोटा पूरा करके आए हो। और लेडीज, उसका पास अभी दिन का बहुत सारा कोटा बाकी है, उसको लगता है आपसे कितनी बात करे और कितनी नहीं। ये बहुत बड़ी बात जेंट्स और लेडीज को समझनी चाहिए कि मेरी वाइफ, मेरा हस्बैंड, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसको क्या चीज अच्छी लगती है। कभी हम हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम सेकंड लेवल का प्रोग्राम है, इसमें हम और डीप में जाएंगे। यदि आप वो प्रोग्राम अटेंड करने की कभी इच्छा रखते हो तो आज के लिए इतना। हाउ टू रिनोवेट, छोटी छोटी टिप्स दूंगी आखिरी के कुछ समय में। रिश्तों में ताजगी बनाए रखनी है। सेल्फलेस गिविंग, बिना अपेक्षाओं के देते जाइए। एक्नॉलेज एंड अप्रिशिएट, हर छोटी से छोटी बात। सास हो तो क्या हुआ यार, बहू क्या हो गया, बहू है तो ये तो उसका काम है खाना बनाना, ये तो उसका काम है सब चीजें जरूरत की करना, ये तो उसके काम है। अरे भाई काम है, लेकिन कभी तारीफ के बोल भी बोल दिया करो, क्या फर्क पड़ जाएगा, है ना? बहू खुश हो जाएगी और अच्छे से करेगी। अप्रिशिएट, हर छोटी से छोटी बात अप्रिशिएट कीजिए। कंपेयर मत कीजिए, जितना दे सकते हो। पैसा कोई नहीं चाहता है, रिश्तों में पैसा बहुत छोटी चीज है। रिश्तों में तारीफ, अपनापन, एक्नॉलेजमेंट ज्यादा बड़ी चीज है। सेल्फलेस गिविंग, लीव द पास्ट, एक बहुत बड़ी खतरनाक चीज। पीछे छोड़ दीजिए जो कल हो गया, परसों हो गया, 5 साल पहले हो गया। अरे सास ने आज से 5 साल पहले कुछ बोला होगा, वो चीज इतनी अंदर चुभी हुई है कि यदि आज हस्बैंड और वाइफ के बीच में कुछ छोटी सी बात होती है, वाइफ आज का मुद्दा तो भूल जाती है, वो थोड़ा पीछे जाती है, उससे पीछे जाती है, उससे पीछे शादी के समय से आज तक की सारी बातें गिना देगी। पता है तुम्हारी मम्मी ने तो ऐसा किया था, तुम्हारे घर में तो ऐसा हुआ था, मम्मी जी ने मुझे ऐसा बोला था, 4 लोगों ने। अरे सास तो मर गई, ऊपर भी चली गई, लेकिन आज भी आप उसकी गलतियां, आज भी आप रिश्ते को तोड़ने में बीच में लाते हो। अरे जो कल हो गया वो हो गया, उसको आज क्यों रिपीट कर रहे हो? छोड़ दो, आज क्या अच्छा हो सकता है उसे पूछ लो। मैं आपको एग्जांपल दूंगी सिंधुताई सकपाल का। सिंधुताई सकपाल यदि आपने नहीं जाना है तो गूगल कीजिए, उसको सुनिए।
सिंधुताई सकपाल 9 मंथ प्रेग्नेंट लेडी को जब घर से बाहर लात मार के निकाला गया, पढ़ी लिखी नहीं थी, उसने एक गाय के शेड में अपने बच्चे को जन्म दिया क्योंकि पति ने लात मार के चरित्रहीन कह के घर से बाहर निकाल दिया। उसने बच्चे को जन्म दिया कहाँ पे? एक गाय के काउ शेड में। खुद के प्लासेंटा को काट के बच्चे को अलग किया। परिवार वालों ने, यहाँ तक कि पियर वालों ने भी घर से निकाल दिया था क्योंकि पति ने चरित्रहीन होने का लांछन लगाया था। बहुत गरीब घर की एक महिला। आज सिंधुताई सकपाल विश्व का एक जाना माना नाम है। कई नेशनल इंटरनेशनल प्रोग्राम अवार्ड्स उनको मिले हैं। और जब अमिताभ बच्चन के साथ में वो कौन बनेगा करोड़पति में आई, तो उन्होंने ये बात शेयर की कि जब एक दिन मैं कहीं जा रही थी तो मुझे कोई एक जाना पहचाना चेहरा कहीं पड़ा हुआ मिला, और जब मैंने उसको घूम के देखा तो वो मेरा पति था, पुराना पति। और मैंने उसको माफ कर दिया कि ठीक है, तूने जो मेरे साथ किया, मुझे तेरे विचारों से मतलब नहीं है, लेकिन मैं एक इंसान हूँ, मैं तुझे फिर से स्वीकार करती हूँ, लेकिन एक पति के रूप में नहीं, अब केवल एक साथी के रूप में तू मेरे साथ मेरे आश्रम में रहेगा। इसे कहते हैं फॉरगिवनेस। इसे कहते हैं पास्ट को भुलाकर स्वीकार करना। जब आप में, अध्यात्म में जो लोग रुचि रखते हैं, जब हम इस लेवल पे आ जाते हैं, हमारे रिश्तों से हमें कोई शिकायत नहीं होती है। ग्रैटिट्यूड, भगवान ने जो भी आपको दिया है, जैसा भी दिया है, ग्रैटिट्यूड के भाव में रहिए कि भगवान तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हे बहू, तेरा बहुत धन्यवाद। बेटे का धन्यवाद, हर चीज का धन्यवाद। जो आप खाते हैं उसका धन्यवाद, जो हवा आप सांसों को चलाते हैं उसका धन्यवाद, जो कपड़े आपके पहनते हैं, जो मेकअप आप करते हो, हर चीज को जिसको आप छूते हो उसको धन्यवाद दीजिए। हर रिश्ता जो नफरत से भरा है उसको भी धन्यवाद दीजिए कि उसके कारण आपको पता चल रहा है कि वो दर्द क्या होता है। धन्यवाद के भाव में रहिए। फॉरगिवनेस, लव अनकंडीशनल। अपने शब्दों को छोटा छोटा बदलाव कीजिए। आई से यू पे आ जाइए, सॉरी यू से तुम गलत हो की बजाय मुझे ये अच्छा लगता है पे आ जाइए। फिर से वही वाला उदाहरण लूंगी, तुम जल्दी नहीं आते हो, तुम आज जल्दी कैसे आ गए, उसकी बजाय, तुम की बजाय मैं, मुझे अच्छा लगा जब तुम घर आए। तुम कभी फोन नहीं करते, मुझे अच्छा लगेगा यदि तुम रोज मुझे दोपहर को एक फोन कर दोगे। तुम्हारा काम करने का तरीका मुझे पसंद नहीं है, तुम कोई काम सही नहीं कर सकती, मुझे अच्छा लगेगा यदि तुम ये काम ऐसा कर दोगे। बच्चों के साथ भी तुम सही नहीं कर सकते की बजाय मुझे अच्छा लगेगा यदि तुम अपना टीवी का समय, ये तुम से मैं पे आ जाइए, तो आप देखिए आपके रिश्तों में बदलाव आ जाएगा, आपकी लैंग्वेज में बदलाव आ जाएगा। एक जो दूसरा खतरनाक चीज है, तुम तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकते, तुम हमेशा ही ऐसा करते हो, तुम कभी ऐसा करते ही नहीं, ऑलवेज नेवर। भाई ये ऑलवेज और नेवर बड़ा खतरनाक शब्द है। ये ऑलवेज और नेवर को ना जिंदगी से निकाल दीजिए। ये दो शब्दों का इस्तेमाल बहुत क्रिटिकल है, इसको बदलिए। मेरी जिंदगी ने मेरी जिंदगी की राहें बदल दी जब मैं मुक्ति भवन मैंने विजिट किया। मैं सच्ची कहानी बता रही हूँ आपको। इस दिसंबर में मैं बनारस गई। मैं बनारस कई बार गई हूँ। मैं बनारस गई, मेरे परिवार के, मेरे ननन, नंदोई, जेठ, जेठानी सब लोग मेरे साथ थे। हम लोग शादी में गए थे और वहां से फिर हम लोग बनारस गए। सब लोग मेरे साथ थे और मैंने सबको कहा, सब लोग बोले, किसी ने बोला शॉपिंग करेंगे बनारस में, किसी ने कहा मंदिर जाएंगे। मैंने कहा जिसको जहां जाना है, लेकिन मैं सबसे एक बात कहती हूँ, हम 1 घंटा सब लोग मणिकर्णिका घाट जाएंगे। सब लोगों ने बोला ऐसा क्या है वहां पे? मैंने कहा वहां जिंदगी है, आप लोग चलिए तो सही। सब लोगों ने मेरी बात को मान लिया कि निशा इतना कह रही है, इसका मतलब कुछ तो है। हम सब लोग मणिकर्णिका घाट गए। मणिकर्णिका घाट एक ऐसा घाट है जहां पे एक पल भी चिता ठंडी नहीं होती है।
हर पल वहां पे लाशें आते जाती है, आते जाती है, हर पल एक दाह संस्कार होता है। और बस आपको कभी मौका लगे आप वहां जाइएगा और आधा घंटा किसी से बात मत कीजिए, कुछ मत कीजिए, बस आधा घंटा वहां जाके आत्मचिंतन कीजिए। जिंदगी की सच्चाई आपको वहां दिख जाएगी कि एक दिन मुझे भी आते हैं लोग, नाव में लाते हैं, वो नाव में से ऐसे उठाते हैं, ऐसे डालते हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा कि आप सही से वहां पे आपको लिटाया जा रहा है कि नहीं, बस आप केवल एक लाश हो। किसी के आंख में आंसू नहीं है, कुछ नहीं है। आपके जिंदगी की सच्चाई मणिकर्णिका घाट है। ऐसी ही एक दूसरी सच्चाई माने बनारस का मुक्ति भवन। मुक्ति भवन क्या है? यहाँ पे केवल ऐसे ही व्यक्तियों को रखा जाता है, एडमिशन दी जाती है जिनके जिंदगी के केवल आखिरी 20 दिन बचे हो। अब आप कहोगे कैसे पता चलेगा भाई 20 दिन ही बचे हैं, किसी के हाथ में थोड़ी है। यदि आप 20 दिन से ज्यादा जिंदा रह जाते हो तो आपको वहां से विदा कर दिया जाता है, घर भेज दिया जाता है। यहाँ के मैनेजर है श्री भैरव नाथ जी शुक्ला, जो करीब 44-45 साल से वहां के मैनेजर है। इन्होंने 30,000 से ज्यादा मौत वहां पे देखी है। वहां से 30,000 से ज्यादा लोग वहां से डेथ लेके निकले हैं। मैं इनकी एक वीडियो देख रही थी जहां पे इन्होंने बात की कि एक संस्कृत के बहुत 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 बड़े ज्ञाता विद्वान प्रोफेसर वहां पर आए और वहां पर आकर उन्होंने कहा कि क्योंकि वो बहुत बड़े ज्ञाता थे, बहुत बड़े विद्वान थे, उनको पता था कि आज से 16वें दिन मेरी मृत्यु होने वाली है। उन्होंने अपनी मृत्यु को पढ़ लिया था। आप कहोगे ऐसा होता है? हाँ, ऐसा होता है, ये सच्चाई है, अध्यात्म की बात है। जो लोग अध्यात्म से जुड़े हैं वो इन चीज को मानेंगे। वहां पे ये व्यक्ति आते हैं और कहते हैं कि मुझे एडमिशन चाहिए। इनके लिए उन्होंने ये भी बता दिया कि मुझे 13 नंबर का ही रूम चाहिए। उन्होंने रूम भी डिसाइड कर लिया। ये जो विद्वान थे, मिश्र जी थे, इन्होंने ये 6 भाई बहन थे। 6 भाई बहन थे और ये सबसे ज्यादा प्यार अपने छोटे भाई को करते थे। किसी कारण से इनके भाई के साथ इनकी कहा सुनी हो गई और घर के बीच में दीवार खड़ी हो गई। इनके भाई ने इनसे बात करनी बंद कर दी। अब सब कुछ था, ये बहुत बड़े विद्वान थे, ज्ञाता थे, लेकिन एक रिश्ता था जो कहीं लग रहा था कि काश ये रिश्ता सही हो जाता तो मैं अच्छे से मृत्यु शांति से मैं मर पाता। इनको जब पूछा गया कि आपके दिल में कुछ है, कुछ आप आखिरी आप कुछ करना चाहते हो, वहां पे ये चीज पूछी जाती है, तो इन्होंने कहा कि मैं मृत्यु के समय पहले अपने भाई से मिलना चाहता हूँ। मेरा जो सबसे छोटा भाई है मैं उसको बुलाना चाहता हूँ। इनके भाई को बुलाया गया, इनके भाई को पत्र लिखा गया। इनका भाई वहां पर आता है, वो उस 13 रूम नंबर में उसके भाई को ले जाते हैं। ले जाते ही इनके आंखों में डब डब पानी है। भाई जो भाई भी चाहता था, देखो दोनों चाहते थे कि हम बात करें, लेकिन दोनों ने बात नहीं की। दोनों के मन में वो पुरानी चीजें थोड़ी थोड़ी डाइल्यूट हो चुकी थी, लेकिन आज वो पल आया है। दोनों भाई एक दूसरे के सामने खड़े हैं। ये बड़े भाई हाथ जोड़ के अपने भाई के साथ में खड़े हैं और कहते हैं, मैं बहुत सुकून से मर जाऊंगा यदि तू वो दीवार तोड़ देगा, और ऐसा जो कुछ हुआ है उसके लिए तू भी मुझे माफ कर दे, मैं भी तुझे माफ कर देता हूँ। और जैसे ही भाई हाँ कहता है, बिना कुछ आगे का सेंटेंस सुने ये इस दुनिया से विदा ले लेते हैं। दोस्तों, ये तो बहुत बड़े ज्ञाता थे, इन्हें पता था कि इनकी मृत्यु कब आने वाली है, लेकिन हम तो बहुत साधारण मनुष्य हैं। हमें नहीं पता है
कि हमें भगवान मौका देगा या नहीं देगा रिश्तों को ठीक करने का। हमें नहीं पता है कि कल का सूरज हम देखेंगे या नहीं देखेंगे। हमें नहीं पता है कि हम इन रिश्तों का दर्द लेके ऐसे ही तो नहीं चले जाएंगे। हमें नहीं पता है कि अगला पल, जो पल मैं आपसे इस वक्त बात कर रही हूँ, हो सकता है मेरा अगला शब्द ही ना निकले और मुझे हार्ट अटैक आ जाए और मेरा कुछ हो जाए। लेकिन क्या इस आखिरी पल से पहले भगवान ने यदि मुझे एक मौका दिया है और मेरा एक फोन मुझे दिया है, क्या मैं एक शुरुआत कर सकती हूँ एक नए रिश्ते की? क्या मैं एक फोन कर सकती हूँ उस रिश्ते को सहेजने के लिए जिसको मैं सुधारना चाहती हूँ? क्या मैं खुद सॉरी कह सकती हूँ? हो सकता है सामने वाला व्यक्ति आपको सहायक ना करे, हो सकता है वो आपको कहे कि तुम मतलबी हो सकता है वो आपको रिस्पॉन्स ना करे, लेकिन कम से कम मेरे दिल का बोझ तो मैं उतार दूं। मैं मेरी ओर से तो रिश्ते को सहेजने की कोशिश करूं। रिश्तों को सहेजना बहुत आसान है, बट माफ करना मुश्किल है। आइए इस पल में उन सबको, जब भी पर्व आता है माफी का, हम सब से माफी तो मांगते हैं, मिच्छामी दुड़कम तो कहते हैं, हम मैसेज कर देते हैं, लेकिन मिच्छामी दुड़कम में हम क्या कर रहे हैं? दूसरों से माफी तो मांग रहे हैं, लेकिन क्या हमारे दिल में जो दर्द है, हमारे दिल में जो तब चुभन है, क्या हम लोगों को माफ कर रहे हैं? मिच्छामी दुड़कम में दूसरे हमें माफ करे या नहीं करे, हम दूसरों से माफी मांगे या नहीं, ये पर्व को ज्यादा मीनिंग जब मिलेगा जब हम खुद दूसरों को माफ कर देंगे, दिल से सारे गिले शिकवे दूर कर देंगे, दिल से हम पवित्र हो जाएंगे, एक साफ दिल से हम रिश्तों को जोड़ने की पहल करेंगे। दोस्तों, अपने आप से पूछिए, क्या अगला पल आपका है? और नहीं है तो अपने आप को बदलिए। बस कुछ नहीं कर पाए तो केवल कॉन्फ्लिक्ट्स को जिंदगी से खत्म कर दीजिए। दूसरों को आई एम ओके, यू आर ओके की पोजीशन पे ले आइए, क्योंकि आप भी बहुत अच्छे इंसान हैं और दूसरे भी बहुत अच्छे इंसान हैं। यदि आपके पति के भाई के साथ आपके पति का झगड़ा है, उनको रोकिए मत। वो अपनी माँ से बात करना चाहते हैं, आप क्यों रोक रहे हो? वो अपने भाई से बात करना चाहते हैं, आप क्यों रोक रहे हो? आप उनके कार्मिक साइकिल में क्यों बीच में आ रहे हो? आप क्यों आड़े आ रहे हो उन कार्मिक रिलेशन के बीच में? दूसरों को मत रोकिए। आप नहीं बात करना चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे के आड़े मत आइए। आपके बच्चे, आपकी दिवरानी के साथ आपकी गड़बड़ है, आपके ननद के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को क्यों रोकते हो कि बुआ से बात करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अरे नहीं, आपके बच्चे आपसे भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बुआ से भी तो उनका एक रिश्ता है, चाची से भी तो एक रिश्ता है। अपने कर्मों का बोझ, अपने कॉन्फ्लिक्ट को अपने बच्चों पे मत लादिए। अपने घर में हर रूम में अलग अलग टीवी है, तो सारे टीवियों को खत्म करके केवल एक रूम में ले आइए, केवल एक घर में एक ही टीवी देखिए। मेरे घर में तो पिछले 6 साल से टीवी नहीं है, तो शायद मेरी जिंदगी बहुत आसान हो गई है। अपने रिश्तों के साथ रोज 1 घंटा मस्ती कीजिए, दोष मत दीजिए। दूसरों में एक साथ अच्छा क्या है, रोज अपने 1 घंटे में दूसरों की तारीफ कीजिए, फिर देखिए कि आपकी लाइफ कितनी प्यारी हो जाती है, रिनोवेट हो जाती है। हमने घरों को तो रिनोवेट कर लिया, हमने कपड़ों को रिनोवेट कर लिया, हमने अपनी गाड़ी को रिनोवेट कर लिया। आज कोरोना ने हमें एक बहुत अच्छा मौका दिया है, हमें बिजनेस से दूर कर दिया, हमें मर्सिडीज से दूर कर दिया, हमें बड़े बड़े एम्पायर से दूर कर दिया। हम सबको घरों में एक साथ 1 महीना रहने देने का मौका दिया, और ये मौका प्रकृति ने हमें क्यों दिया है? बीमारी, महामारी, इसको गलत तरीके से मत कीजिए। एक मौका प्रकृति ने दिया है, जब सारे रिश्ते बिजनेस को, पैसे की बात छोड़ के एक दूसरे को समझने के लिए एक साथ समय बिता रहे हैं। दोस्तों, प्रकृति ने दिए इस समय का पूरे उपयोग कीजिए, रिश्तों को सहेजिए, और मुझे केवल ये करके बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि रिश्तों में बदलाव आ सकता है। आपको यदि प्रोग्राम अच्छा लगा तो आप चैट बॉक्स में यस लिखिए। कैसा लग रहा है आपको? क्या आपको लगता है ये 1 घंटा आपके समय को, आपके परिवार को, आपके रिश्तों को थोड़ा बदलाव करेगा, थोड़ा रिनोवेट करेगा, थोड़ा कुछ खुशियां देगा, थोड़े दिल के बोझ को हल्का करेगा? क्या आपको लगता है? तो प्लीज
प्लीज प्लीज यस लिखिए, तो मुझे ऊर्जा मिलेगी, कुछ और अच्छा करने का साहस मेरे अंदर आएगा। प्लीज टेल मी आपका प्रोग्राम, आज का प्रोग्राम। यस मैं देख रही हूँ। थैंक यू, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच। यू वांट टू से समथिंग, 1 मिनट दे दीजिए, फिर मैं आपकी बात भी सुनूंगी, मैं आपके क्वेश्चंस भी लूंगी, लेकिन उसके पहले मैं आपसे पूछती हूँ, ये सेशन तो आपने अटेंड कर लिया, आपको बहुत अच्छा लगा, लेकिन व्हाट नेक्स्ट? क्योंकि वो कहते हैं ना, एक क्रोसिन की गोली आप ले लोगे ना, उस दिन तो बुखार उतर जाएगा, बाद का क्या? यदि वो मलेरिया हुआ तो, यदि वो टाइफाइड हुआ तो, या फिर हम वापस उसी ढर्रे पे आ गए तो व्हाट नेक्स्ट? तो मेरे आपसे प्रश्न है, क्या आप फॉर एवर अपनी लाइफ में इस हैप्पीनेस को मल्टीप्लाई 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना चाहोगे? इफ यस, राइट यस, राइट यस। क्या आप अपने बातचीत करने के तरीके को बदलना चाहोगे? डू यू वांट टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन टू फील कि यस लोग मुझे समझते हैं, लोग मेरी अपेक्षाओं को समझते हैं? क्या आप और डीप में समझना चाहोगे कि अपने साथी को, अपने रिश्तों को और डीपर लेवल पर मैं कैसे समझूं ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको कम किया जा सके? Do you want to feel loved and accepted and reduce the negativity? शायद वहां पे वो शब्द पूरा नहीं आया, reduce negativity। हम बात बात में कहते हैं ना, तुम इतना निगेटिव क्यों सोचती हो? तो ये जो निगेटिविटी है उसको रिड्यूस करना चाहते हो आप लोग? और do you want to feel secure, emotionally secure, financially secure, socially secure, and in every way do you want to secure in your relationship, feel secure in your relationship? Do you want to feel stress-free, balanced, and strong when it comes to feelings and emotions in your life? If yes, यदि हाँ, तो आइए हम बीमारी का चेकअप करने के लिए तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन हम रिलेशनशिप का चेकअप कैसे करें? पल्स, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर सबसे पहले पल्स देखता है। आपके तबीयत की, फिजिकल बीमारी की तो पल्स डॉक्टर देख के बता देता है, लेकिन आपके रिश्ते की पल्स मैं चेक करती हूँ। पल्स माने क्या? रिश्ते की पल्स, कि इस समय आप में हीमोग्लोबिन कितना है, आप में आरबीसी कितना है, आपका शुगर कितना है, पोस्ट शुगर कितना है, प्री लंच कितना है, पोस्ट लंच कितना है, इतने सारे। तो ऐसे ही आपकी पल्स और आपके सारे जो रिश्तों के क्राइटेरिया होते हैं, रिश्तों के टेस्ट होते हैं, उनके लिए हमारे पास है पल्स चेकिंग प्रोग्राम, रिश्तों का पल्स चेकिंग प्रोग्राम। व्हाट इज दैट पल्स? P stands for polite communication। आपका, आपके रिश्ते के साथ कम्युनिकेशन कैसा है? क्योंकि पहला क्राइटेरिया है आपकी पल्स का कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। और रिश्तों को बिगड़ने में बातचीत करने का तरीका, आपका शब्दों से ज्यादा आपका टोन कैसा है, आप दूसरों के बातों को कैसे समझते हो, आप लिसन कितना करते हो, ये सारी चीजें की टेस्ट होती है। PU अंडरस्टैंडिंग, आप अपने रिश्तों को समझते कितना हो, दूसरों को कितना समझते हो, और दूसरों से ज्यादा जरूरी है खुद के फीलिंग को कितना समझते हो, खुद की लाइफ को कितना समझते हो, खुद की पर्पस को कितना समझते हो, आपकी लव लैंग्वेज क्या है, आपकी प्यार की भाषा क्या है। किसी को जोर से चिल्ला के प्यार करना अच्छा लगता है, तो किसी को लगता है यार प्यार करने के लिए इतना जोर से चिल्लाने की जरूरत क्या है, तुम धीरे भी तो प्यार कर सकते हो। सो L, आपकी लव की परिभाषा क्या है, कॉन्फ्लिक्ट प्यार से जुड़े हुए कितने हैं, आपकी कॉमन मिस्टेक क्या है जो आप प्यार में करते हो, आप एक्सेप्टेंस कितना दिखाते हो दूसरे के लिए। P, पल्स का P है पोलाइट कम्युनिकेशन, एंड S आता है सिक्योरिटी एंड सेंसिटिविटी, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड सेंसिटिविटी टुवर्ड्स अदर्स। संवेदना, माना पैसे के चलते
मटेरियलिस्टिक लाइफ के चलते बहुत संवेदनहीन हो गया है। आइए संवेदनाओं को कैसे बढ़ाए, और रिश्ते में यदि आप मेरे पास आते हो तो उसके लिए क्राइटेरिया होगा, हम उसको और डीपर लेवल तक समझेंगे। और सबसे लास्ट में इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशंस एंड एम्पैथी। आप अपने आप को दूसरे की जगह पर रखकर कैसे नाप तोलते हो, आप एम्पैथी कितना दिखाते हो, सहृदयता। सो आपके पल्स को हम टेस्ट करेंगे, और ये प्रोग्राम होता है 3 दिन 2-2 घंटे। इस प्रोग्राम को जब मैं एक्चुअली लेती हूँ तो वी चार्ज 21,000 रुपीज फॉर दिस प्रोग्राम। लेकिन क्योंकि कोरोना ने कुछ चीजें हमारी लाइफ को गिफ्ट में दी है, तो मैं आप लोगों के लिए ये प्रोग्राम, जो कि ऑनलाइन प्रोग्राम है, जिसमें बहुत सारे टेस्ट होंगे, बहुत सारी एक्सरसाइजेज होगी, आपको आत्मचिंतन करने के लिए बहुत सारी चीजों पे परखा जाएगा, ऐसे प्रोग्राम को लेकर मैं आ रही हूँ। और इस प्रोग्राम की कॉस्ट है केवल और केवल 1111 रुपए। ये प्रोग्राम है 18, 19, 20 तारीख को, जो 2 बजे से 4 बजे तक होगा, 3 दिन के लिए। यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं और डिटेल में जाना चाहते हैं, 1-to-1 डीपर लेवल पर जाना चाहते हैं, तो आपको ये जो प्राइस है ये केवल और केवल आज के लिए है। दोज हु विल रजिस्टर टुडे, आज यदि आप रजिस्टर करते हो इस प्रोग्राम के लिए तो प्राइस है 1111। यदि कल 24 घंटे यानी कल दोपहर को 4 बजे तक आप इस प्रोग्राम को रजिस्टर करते हो तो कॉस्ट होगी 1500 रुपीज, 1500। और उसके बाद इसकी कॉस्ट हो जाती है 24,999। सो थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल सपोर्ट। अब आती है प्रश्नोत्तर की बारी। यस, दोज हु हैव क्वेश्चन, I have unmuted them. Please ask your question. Please ask your question. We have limited time क्योंकि मेरा अगला सेमिनार भी है. So please ask your question. I have unmuted you. Please ask. MD Yusuf. Yes, MD Hello. Yusuf. Yes. मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है MD Yusuf. ओके, नेक्स्ट कैलाश कोठारी. कैलाश जी कोठारी, आपका प्रश्न है, आपको ये प्रोग्राम कैसे लगा वो बताइए, और आपका यदि कोई प्रश्न है. कैलाश जी कोठारी. हेलो. यस, हेलो, बोलिए, मैं आपको सुन पा रही हूँ. हेलो, यस, हेलो, सब लोग आपको सुन पा रहे हैं, प्लीज बोलिए. हेलो, हेलो, यदि आप, हम लोग आपको सुन पा रहे हैं, प्लीज बोलिए. लगता है हेलो. यस, यस, मे आई नो योर नेम प्लीज. Grishma. It's Grishma, right? Grishma, how did you like the program? Grishma. Fantastic. Thank you. Very so powerful. much. Yeah. Thank you so much. I just want to know, this 18, 19, 20 is a group session or a personal session? See, we conduct this program in a very small group, and then we give you opportunity to have one-to-one session also. Definitely, that benefit you will get. Okay. Yeah. But if I want just the personal session, then? Yeah, definitely, but that will be at a different cost because it is a total one-to-one session. Okay. Yeah. So definitely you can connect me on my personal window and we can talk later. Okay. I have given my number if you can note down. Thank you. Yes, anybody?
प्लीज शेयर कि आपको ये प्रोग्राम कैसे लगा। यदि आपके कोई प्रश्न है। प्रफुल्ल भैया। हाँ जी निशा जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये बहुत ही कम समय में बहुत सारे टिप्स दिए कि इसको अगर हम लोग कुछ करते हैं अपने लाइफ में तो सही में हमारा लाइफ और भी ज्यादा हैप्पीनेस से भर जाएगा। हेलो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। यस तो मुझे लगता है थैंक यू। हमारे साथ यहाँ पर हमारे बहुत सारे पास्ट प्रेसिडेंट और बहुत सारे लोग यहाँ पर कनेक्टेड थे। मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और इस प्रोग्राम से मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को आगे भी जो भी आप प्रोग्राम करने जा रही है उसके बारे में भी बहुत इंटरेस्ट रहेगा और वो यहाँ पर आपको सुनना चाहेंगे। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और हम इस प्रोग्राम को इस लेवल पर ले जा पाए। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। और आइए एक नया सफर आज से शुरू करते हैं। एक रिश्तों की कहते ना कि जिंदगी महक जाती है यदि रिश्ते चहकते रहे, तो रिश्तों को चहकते रखिए। चहकने का मतलब ये नहीं है कि हम लड़ेंगे ही नहीं, हम झगड़ेंगे ही नहीं, हमारे बीच तू मैं नहीं होगी, लेकिन हाँ इस तू मैं में भी एक प्यार हो, एक अपनापन हो, खुशियां बांटते चले, प्यार बांटते चले। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच।